हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप सब मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे, फर्स्ट क्लास होंगे, बिंदास होंगे। लास्ट क्लास जो हमारी हिस्ट्री की हुई थी, एंशंट हिस्ट्री के अंदर पढ़ रहे हैं हम, राइट? सो उसमें देखा था हमने कि जो मौर्यन एम्पायर है उनका एडमिनिस्ट्रेशन कैसे चलता था, राइट? सोशल लाइफ कैसी थी लोगों की, और जो इंस्क्रिप्शंस थे, रॉक एडिक्ट्स थे, मेजर माइनर एंड पिलर इंस्क्रिप्शंस, उनको डिटेल में देखा था हमने। अब जब हम एंशंट हिस्ट्री की बात करते हैं तो होल्ड ऑन, एंशंट हिस्ट्री की बात करते हैं तो हमारा शुरू स्टोन एज से हुआ था, राइट? फिर स्टोन एज के बाद आया आपका क्या? जब स्टोन एज खत्म हुआ तो खत्म क्या हुआ? स्टोन एज तो आज तक खत्म नहीं हुआ है। वी आर स्टिल यूजिंग आवर ब्रिक्स, स्टोन्स, है ना, और पत्थर वगैरह घर में यूज होता है। तो स्टोन एज के बाद जो सबसे पहला हमें कोई मेटल मिला वो मिला था कॉपर। तो उसके बाद हमने कॉपर के नाम से चालको लिथिक, लिथिक मतलब पत्थर, चालको मतलब कॉपर, तो चालको लिथिक एरा आया। चालको लिथिक के बाद देखा था हमने हड़प्पन सिविलाइजेशन, राइट? फिर हड़प्पन सिविलाइजेशन के बाद देखा कि दोबारे से शहरीकरण होने के बाद अर्बनाइजेशन आ गई थी हड़प्पन सिविलाइजेशन में। इस अर्बनाइजेशन का डिक्लाइन होना शुरू हो जाएगा, है ना, इसका पतन होना शुरू हो जाएगा इस सभ्यता का। जब इसका पतन होगा तो दोबारा से आपकी जो गांव की सभ्यता थी, है ना, वो दोबारा से बसनी शुरू होगी और फिर आएगा आपका वैदिक एरा, ठीक है? और इसका टाइम पीरियड आप सबको रफली आइडिया होना चाहिए कि 4 लाख बीसी से स्टोन एज शुरू हुई और लगभग 3000 बिफोर क्राइस्ट तक चली है। 3000 बिफोर क्राइस्ट से 2500 बिफोर क्राइस्ट तक आपका चालकोलिथिक चला, है ना। और ये पूरे के पूरे इंडिया में वेरी करता है, राइट, कि स्टोन एज और जो चालकोलिथिक एरा है ना, और हड़प्पन सिविलाइजेशन है ना, और फिर इसके बाद हड़प्पन सिविलाइजेशन के बाद जो वैदिक एरा है, ये मोस्टली बात कर रहे हैं हम नॉर्दर्न इंडिया की, राइट, विंध्याज से ऊपर की। जो डेवलपमेंट आपकी विंध्याज से नीचे होगी वो स्लाइटली 1000 ईयर के गैप के बाद होगी। जैसे यहाँ पर ये 3000 बीसी में चालकोलिथिक शुरू हो गया, तो वहीं पर विंध्याज से नीचे ये आपका 2000 बीसी में शुरू होगा, राइट? क्यों? क्योंकि मेनली जो अपना ट्रेड रूट है, मेनली जो अपना सभ्यताएं हैं, वो ऊपर की नदियों के जो पूरे वर्ल्ड से कनेक्टेड है ना, क्योंकि पहले सी रूट्स तो होते नहीं थे ना इस टाइम पे, इतने नाव किश्तियां इतनी अपने पास होती नहीं थी। तो जितनी मेजरली डेवलपमेंट्स होंगी वो नॉर्दर्न इंडिया में होंगी। यहाँ तक डेवलपमेंट पहुँचने में थोड़ा टाइम पीरियड लगेगा, राइट? सो फिर वैदिक इरा के बाद क्या हुआ, यहाँ पर हमें आयरन मिल गया 1000 बीसी में, राइट? और यहाँ पर शुरू हुआ आपका लेटर वैदिक एरा, उत्तर वैदिक काल, है ना, आयरन के आने के बाद थोड़ा चेंज आ गया सोसाइटी में। फिर हमने देखा था 600 बीसी तक ये चलेगा, और 600 बीसी में मेजरली आपके 3 काम होंगे। वो 3 काम कौन से होंगे? पहला काम, ब्राह्मणिज्म के अगेंस्ट में 2 नए धर्म, जैनिज्म एंड बुद्धिज्म आएंगे, राइट? और तीसरी क्या चीज आएगी कि जो पहले छोटे छोटे गांवों में पूरा अपना नॉर्थ इंडिया डिवाइडेड था, अब वो यूनाइट होना शुरू हो जाएगा। कैसे यूनाइट होना शुरू होगा? जैसे विश को बोलते थे विलेज, तो काफी विलेजेस को मिलाकर 3-4 को मिलाकर क्या बनेगा? जन, और 2-3 जनों को मिलाकर क्या बनेगा? जनपद। फिर जब ये 3-4 जनपद आपस में मिल जाएंगे तो फिर बन जाएगा आपका महाजनपद, महाजनपद, राइट? विश यानी विलेज टाइप का, ये डिस्ट्रिक्ट टाइप का, ये स्टेट टाइप का, एंड द लास्ट वन इज अ काइंड ऑफ नेशन टाइप का, है ना, स्टेट ही मान लो, बड़ी स्टेट।
राइट। सो फिर आ जाएगा आपका यहाँ पर महाजनपद, और इस महाजनपद आ गया तो इतना बड़ा इलाका है तो उसको रूल करने के लिए कोई राजा भी होगा, है ना, या कोई ना कोई तो एक प्रॉपर सिस्टमैटिकली गवर्नड इलाका है तो उसकी गवर्नमेंट तो है ना, तो गवर्नमेंट आनी शुरू होगी। और गवर्नमेंट कौन सी आएगी? मोनार्कियल, यानी हेरिडेटरी, के बाप बेटा उसका पोता राजा बनेंगे, राइट। बट इसी टाइम पर हमने देखा था कि हिमालय के बिल्कुल नीचे नेपाल वाले इलाके में, है ना, वजी जो आपका एक महाजनपद था उसके अंदर डेमोक्रेसी जैसी चीज थी, उसके अंदर कॉन्फिडरेशन, मतलब छोटे 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 राजा मिलकर एक समूह बनाते थे, फिर वो आपस में वोटिंग करते थे कि कौन सा राजा उनके उस पूरे के पूरे वजी महाजनपद का हेड होगा, राइट। सो मोनार्कियल के साथ साथ इंडिया में डेमोक्रेसी के हमें एविडेंस मिलते हैं इस टाइम पर, 600 BC के टाइम पर, जब दुनिया को डेमोक्रेसी के बारे में पता भी नहीं था, राइट। अब 600 BC के बाद, इसके बाद क्या होगा देखते हैं भाई, क्या होगा। सिक्स 600 BC में हमने देख लिया मेजरली 3 डेवलपमेंट हुई थी, क्या क्या? महाजनपद, बुद्धिज्म, जैनिज्म, राइट। इसके बाद 320 BC के अंदर पहला फॉरेन इन्वेजन मतलब कि बाहरी आक्रमण भारत के ऊपर पहली बार होगा। और कौन करेगा भाई? आपका करेगा अलेक्जेंडर। अलेक्जेंडर कहां से थे? अलेक्जेंडर को मैकेडोनिया से बोलते हैं, ग्रीस से। मैकेडोनिया उनकी स्टेट का नाम था जहां के वो राजकुमार थे, राइट। तो फॉरेन इन्वेजन पहला हुआ, और इसी टाइम पीरियड के अंदर इंडिया को यूनिफाई करने का काम किया चंद्रगुप्त मौर्य ने। तो हमने देखा यहां से कि मौर्यन एम्पायर ऐसा एक प्रोमिनेंट डायनेसिटी बन जाएगी, आपकी राजवंश बन जाएगा, जिसको पढ़ना आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर मौर्यन के बाद देखेंगे अब क्या होगा। हमने देखा था कि मौर्यन एम्पायर आपका चलेगा कब तक। अब स्लाइड से देखते हैं थोड़ा सा, नहीं उससे पहले थोड़ा कुछ समझाते हैं। जब मौर्यन एम्पायर का जो लास्ट आपका रूलर होगा वो 187 BC के अंदर बृहद्रथ नाम का, उसको जो एक ब्राह्मण सामंत होगा उनका सेनापति, वो उनको मार देगा। और उसके बाद एक जो यूनिफाइड इंडिया था पूरा का पूरा, अशोक के टाइम पर क्या था कि नीचे साउथ इंडिया में इस पूरे इलाके में नॉर्थ ईस्ट को छोड़कर और साउथ के छोटे से पार्ट को छोड़ के, इस कोन जैसे पार्ट को छोड़कर पूरे के पूरे पे अशोक का साम्राज्य था, राइट। अब इसके बाद क्या होगा? जैसे ही अशोक की डेथ होगी उसके बाद चिरकुट छोटे छोटे राजा आएंगे, वो प्रॉपरली पूरे एडमिनिस्ट्रेशन को संभाल नहीं पाएंगे। जब वो एडमिनिस्ट्रेशन को नहीं संभाल पा रहे हैं तो क्या होगा कि जो उस टाइम का अशोक का वंशज कोई भी, है ना, कोई भी नहीं, बृहद्रथ, वो यहाँ का छोटे से इलाके में यहाँ पे बैठकर अपने कैपिटल में पाटलिपुत्र में पूरे इसको राज कर रहा था। तो जैसे ही बृहद्रथ को उसका सामंत मारेगा तो उसका इलाका बस इतना सा रह जाएगा। यहाँ पे भी दूसरा कोई साम्राज्य आएगा, यहाँ पर कोई दूसरा आएगा, यहाँ पर कोई दूसरा, और यहाँ पर कोई दूसरा। सो आफ्टर द डिक्लाइन ऑफ मौर्यन एम्पायर वी विल बी नोटिसिंग there is a dismantle of a complete India that is occurred by that is completed by Ashoka। जो अशोका ने एक पूरा यूनाइटेड इंडिया को कर दिया था, उसके बाद देखेंगे अशोक के मरने के बाद, अशोक की डेथ के बाद उसके अंदर ग्रेजुअली डिक्लाइन दिखेगा अपने को, ठीक है। अब अपना जो चैप्टर है
Political and cultural developments during 200 BCE to 300 CE, यानी 200 BC से लेकर 300 AD तक जो अपने देश के अंदर छोटे छोटे नए नए राज्य बनेंगे, राइट। इसको डार्क एज भी कंसीडर किया जाता है। डार्क एज कंसीडर क्यों किया जाता है? क्योंकि एक तो पूरे इंडिया के अंदर कोई भी एक स्ट्रॉन्ग यूनिफाइड साम्राज्य नहीं था। दूसरी बात क्या कि काफी फॉरेन इन्वेजन्स होंगी, है ना, कि जो नॉर्थ वेस्ट वाला इलाका है आपका, जहां पर अलेक्जेंडर के जो गवर्नर्स थे वो राज कर रहे थे, वहां बैक्टीरिया वाले इलाके में, बैक्टीरिया उस जगह का नाम था, राइट। तो उसके अंदर काफी अनस्टेबिलिटी देखने को मिलेगी कि कभी शाकाज आ रहे हैं, कभी पृथ्रियांस आ रहे हैं, है ना, बाद में कुशान्स आएंगे, उनके ऊपर अटैक कर देंगे। तो इस अनस्टेबिलिटी के कारण और इस नॉन यूनिफाइड इंडिया के पॉलिटिकल सिनेरियो के कारण हमें जो चेंजेस देखने को मिलेंगे, उसके कारण इस एज को डार्क एज कंसीडर किया जाता है भाई, राइट। अब देखते हैं, द पीरियड बिटवीन 200 BCE to 300 CE did not witness the emergence of a large empire like that of the Mauryas, but this is a period notable for many historical, political and cultural achievements. अब इतने सारे आक्रमण होंगे तो हर राजा कुछ ना कुछ तो यहाँ के कल्चर में अपना वहाँ का डालेगा, राइट, एडअप करेगा। अब एक बात सोचो, अगर आपके पड़ोस में कोई यूएसए से आके रहने लग जाएगा, सो उनके अंदर कुछ पॉजिटिविटी भी होगी, नेगेटिविटी भी होगी, आप उनसे वो सीखोगे, राइट। वहीं पे एक पड़ोसी आपका अफगानिस्तान से आके रहने लग गया, उनसे भी कुछ ना कुछ सीखोगे। तो सेम सिनेरियो इंडिया के साथ हुआ इस टाइम पीरियड पे कि बहुत सारे लोग आए, बहुत सारे आक्रमण हुए, जिसके कारण हमारे कल्चर के अंदर बहुत सारा एडवांसमेंट हुआ, बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली, बट उनमें कॉन्टिन्यूटी ना होने के कारण वो अपना स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट नहीं ला पाए हमारी सोसाइटी पे, राइट। This period is marked by a shift in political focus from Magad to northwestern India. It saw a series of invasions and the rise of many regional kingdoms, as well as emergence of new traditions of the governance, such as joint rule, subordinate rule. This is also a period where cities expanded and urban culture gained a certain predominance. There was an increase in specialized crafts, a marked expansion of trade network. The economy saw an increasing use of currency. This was furthermore a period defined by the intermingling and influence of new cultures, vibrant doctrinal debates, the rise in the devotional worship of images, and the institutionalization of religious एक्टिविटी। भाई इस टाइम पीरियड में ये सब कुछ हम डिस्कस कर चुके हैं कि जितने ज़्यादा इन्वेजन्स होंगे, जितने ज़्यादा लोगों के साथ हमारी आम जनता कांटेक्ट में आएगी, उतना ही हमारा जो कल्चरल सिनेरियो है उसमें चेंज आएगा। और इस टाइम पीरियड में एक नई चीज़ शुरू होगी, क्या हिंदी में बोलते हैं सामंतवाद, और इंग्लिश में बोलते हैं उसी चीज़ को फ्यूडेटरी, राइट। कि राजा है, राजा ने अपने पूरे एम्पायर को छोटे भाग में डिवाइड कर दिया, हर एक पार्ट में अपना एक गवर्नर टाइप का बिठाया वहां पे राज करने के लिए, है ना। ये कॉन्सेप्ट शुरू हो जाएगा इस टाइम पीरियड में। इससे पहले ऐसा नहीं था, इससे पहले कंप्लीटली सेंट्रलाइजेशन का यूज करते थे हम इंडिया के अंदर, है ना। एक्सेप्शंस हैं वजी के अंदर, राइट। पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ नॉर्थ इंडिया, तो हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे अपना नॉर्थ इंडिया के बारे में। एज वी हैव डिस्कस्ड अर्लियर, द लास्ट मौर्यन किंग बृहद्रथ वाज मर्डर्ड इन 187 BC by his own commander in chief Pushyamitra Sung. While he was inspecting the troops, the Mauryan rule thus came to an end, and the Sung dynasty was established as the ruler of Magad. It is pertinent to note that Pushyamitra's empire extended over only part of the erstwhile Mauryan empire, including Patliputra, Ayodhya, Vidisha, and some parts of modern-day Punjab.
like Jalandhar and Sakal or Sialkot. As it is known now, the Shungs are considered Brahmins in their caste origins, and they are referred to in both Buddhist and Brahminical texts such as the Harshacharita, the Bridranka Upanishads, Panini's Ashtadhyayi, Kalidas, Malvik Agnimitram, Divyadana, and Tranthas, a Buddhist scholar, account. The 10 Shung kings ruled in all likelihood for a total of 112 years. तो लगभग ये 70 BC के अराउंड तक रूल करेंगे। और इसमें हमने मेन चीज़ क्या देखी कि जब बृहद्रथ राजा बने थे उस टाइम पीरियड तक मौर्यन एम्पायर सिकुड़ चुका था ऑलरेडी। तो जो अब उनसे इनको राजवंश मिलेगा उसी पे रूल करेंगे। आपका उसके अंदर ये पाटलिपुत्र, अयोध्या, विदिशा और पंजाब का कुछ पार्ट, ये आपका देखा हमने कौन सा पार्ट था भाई, जलंधर और सियालकोट। ठीक है, अब वो एक ब्राह्मण निज़म को फॉलो करने वाले राजा थे और स्पेशली ये बोला जाता है कि उन्होंने बुद्धिज़्म के से हेट करने के कारण उनको मारा था, बृहद्रथ को, क्योंकि वो अपने ब्राह्मणिज्म को दोबारा से क्या करना चाहते थे, ग्लोरीफाई करना चाहते थे। और इस बात का जिक्र हमें हर्षचरिता के अंदर मिलता है, बृहद्रंक का उपनिषद में मिलता है और पाणिनि की जो अष्टधाई थी उसके अंदर मिलता है। वहीं पर जो कालिदास का सबसे फेमस ड्रामा है मालविकाग्निमित्रम, उसके अंदर देखने को मिलता है ये सब बात। अब शुंग वंश की शुरुआत करते हैं, पढ़ते हैं इनके बारे में। 185 BC से 148 BC तक जो शुंग वंश का राज रहेगा भाई, है ना। बृहद्रथ बता चुके हैं, लास्ट राजा थे मौर्यन एम्पायर के। पुष्यमित्र शुंग ने उनको मारा था। फॉर्मली द कमांडर इन चीफ, इनके ये सेनापति थे भाई। सबसे पहली बात तो आगे देखते हैं, इन्होंने 2 अश्वमेघ यज्ञ करवाए जिसके कारण इनकी लड़ाइयाँ भी हुई, बाद में युद्ध होंगे, उनका भी डिस्कशन मिलेगा आपको। हिज डोमिनियन एक्सटेंडेड एज फार एज नर्मदा रिवर टू द साउथ एंड इंक्लूड सिटीज सच एज, ये हम ऑलरेडी बता चुके हैं कि कहाँ तक उनका एम्पायर फैला हुआ था। द ड्रामा मालविक अग्निमित्रम mentions the conflict between Pushyamitra and Yajnasen, the king of Vidarbha, Eastern Maharashtra, and the victory of Shungas over them. वहीं पे हमें इस मालवी अग्निमित्रम के अंदर देखने को मिलता है कि पुष्यमित्र शुंग की जो उस टाइम का आपका विदर्भा होता था, वहाँ के राजा यजनसेन के साथ युद्ध हुआ था जिसमें शुंग जीत गया था, पुष्यमित्र जीत चुका था। He defeated the Bactrian Greek king Demetrius. This encounter is mentioned in Patanjali's work, who refers to the Yavanas, that is foreigners from the west coming up to Ayodhya and Chittor. भाई अब हमने देखा कि पुष्यमित्र जो था वो एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी को अपनाता था, अपने साम्राज्य के विस्तार करने के लिए फोकस करता था। तो सबसे पहले तो उसने महाराष्ट्र वाले विदर्भा वाले इलाके को हराया, यजनसेन जहाँ का राजा था। दूसरा उसने क्या किया, जो नॉर्थ वेस्ट के ऊपर, यहाँ पे नॉर्थ वेस्ट यानी आपका प्रेजेंट डे पाकिस्तान वाला इलाका है, वहाँ पे अलेक्जेंडर ने जो अपने गवर्नर बिठा रखे थे, उस गवर्नर में से एक का नाम था देमेत्रियस, राइट। उस देमेत्रियस को भी ये हराएगा आपका। इसका जिक्र हमें कहाँ पे मिलता है, इसका जिक्र हमें जो पतंजलि की बुक थी उसके अंदर देखने को मिलेगा, है ना, कि यवनों के साथ लड़ाई होती है। और यवन का मतलब होता है कि कोई भी बाहरी राजा जो अपना नॉर्थ वेस्ट वाले इलाके से एंट्री करेगा, राइट। मालवी अग्निमित्र के अंदर भी हमें देखने को मिलता है कालिदास के जिसके अंदर बोला जाता है कि पुष्यमित्र ने जो 2 आपके अश्वमेघ कराए थे, उसमें से एक अश्वमेघ को किसने चैलेंज कर दिया था भाई, वासुमित्र ने, है ना। नहीं, उसमें से एक अश्वमेघ को चैलेंज कर दिया था इसने, देमेत्रियस ने।
तो डेमेत्रियस ने उसको चैलेंज कर दिया, उसके घोड़े को पकड़ लिया। तो अब पुष्यमित्र शुंग ने अपने बेटे को भेजा कि जा उसको पीट के आ, है ना, उसको बनाता हूँ मैं हीरो, मेरे घोड़े को पकड़ेगा, है ना, मैं तो पूरे भारतवर्ष पे राज करने के लिए आया हूँ और राज करके रहूँगा, कोई रोक के दिखाओ। तो फिर उसने अपने बेटे को भेजा, उसके बेटे का नाम था वासुमित्र, जिसने अग्निमित्र का बेटा, जिसने इस यवनों को हरा दिया था भाई। पतंजलि द नोटेबल ग्रामरियन हु रोट महाभाष्य वाज द कॉन्टेम्परेरी ऑफ पुष्यमित्र शुंग। जो पतंजलि है, पतंजलि नाम के एक विद्वान अपने देश में हुए हैं जिन्होंने ग्रामर लिखी थी, आपके पूरे संस्कृत की जो ग्रामर का पहली बार उल्लेखन देखने को मिलता है वो इन्होंने ही लिखा था, और उसका नाम क्या है, महाभाष्य। द दिव्या वंदना गिव्स एन अकाउंट ऑफ पुष्यमित्राज क्रुएलिटी टुवार्ड्स बुद्धिस्ट एंड हिज हेट टुवार्ड्स बुद्धिज्म। भाई जो ये बुद्धिस्ट टेक्स्ट है आपका दिव्या वदाना, है ना, दिव्या वदान या वदाना कुछ भी बोल सकते हो, ये वर्ड्स आपको सिर्फ इस पर्पज से दिमाग में रहने चाहिए कि अगर बाय चांस ये प्रीलिम्स में आ जाए तो टिक कर दो, कुछ भी आपको स्टोर नहीं करना, गूगल नहीं बनना, आपको एग्जाम क्लियर करना है। मेनली क्या बात है, क्रोनोलॉजी याद होनी चाहिए, आपको क्रोनोलॉजी का पता होना चाहिए कि कैसे सीक्वेंस आ रही है आपकी, है ना। इसके अंदर देखने को मिलता है कि जो पुष्यमित्र शुंग थे ये ब्राह्मणिज्म को तो फेवर करते थे, बट ही यूज्ड टू हेट बुद्धिस्ट मॉन्क्स एंड बुद्धिस्ट रिलीजन, बुद्धिज्म को पूरा ही ये क्या करते थे, हेट करते थे भाई। अग्निमित्र पुष्यमित्र शुंग के बाद द हीरो ऑफ कालिदास मालविक अग्निमित्रम डिस्क्राइब्ड इन हिज ड्रामा द वॉइसरॉय ऑफ विदिशा। विदिशा नाम के उस टाइम पे स्टेट का वॉइसरॉय बनाया हुआ था इसको, है ना। कालिदास का जो ड्रामा हमने जिसका डिस्कशन किया मालविक अग्निमित्रम, उसका इसको हीरो बताया जाता है। फिर इसके बाद जो लास्ट आपको शुंग डायनेस्टी का राजा मिलेगा उसका नाम है भागभाद्रा या भागवत, है ना। प्रोबेबली द 5th किंग कसीपुता भागभाद्रा और द 9th किंग भागावत एज इंडिकेटेड बाय नोटेबल 20 नगर पिलर इंस्क्रिप्शन ऑफ हेलियोडोरस। हेलियोडोरस वाज द ग्रीक अम्बेसडर ऑफ द इंडो ग्रीक रूलर अमात्यलकिता एंड इसको अंतियल किदास भी बोलते हैं कहीं कर पर। ये तक्षशिला का उस टाइम पे गवर्नर था। इसका जो इंस्क्रिप्शन है, शिलालेख है, उसमें हमें इसका भागवत का जिक्र मिलता है। ये क्या होता है कि कई जगह पे तो इसको 5th किंग बताया गया है, कहीं पे इसको 11th किंग बताया गया, 11th ही था ना, कहाँ गया, 9th, इसको 9th किंग बताया गया है। बट हम जब स्टडी करते हैं, चीज़ों को फोकस करके देखते हैं तो मोस्टली सेम सा लगता है कि ये यही है ना। जब हम जो हमारे आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं वो इनके शिलालेखों को स्टडी करते हैं तो देखते हैं दोनों के दोनों एक ही टाइम पीरियड पर खुदवाए हुए पत्थर हैं। तो हो सकता है इनके जो साम्राज्य जब फैला होगा तो बाद में इनको उस पर्टिकुलर एरिया का 9th किंग बोला गया होगा, यहाँ पे ये 5वें होंगे, है ना। तो ये कन्फ्यूज़न हो जाता है, तो हमें उतना डिटेल में नहीं पढ़ना। सो ही वाज द लास्ट, इनका भागवत नाम था और इनका जिक्र हमें जो आपका 20 नगर पिलर इंस्क्रिप्शन जो हेलियोडोरस ने बनवाया था उसमें जिक्र मिलता है ना। इन दिस इंस्क्रिप्शन ही डिस्क्राइब्स हिमसेल्फ एज भागवता दैट इज अ वर्शिपर ऑफ लॉर्ड कृष्णा और गरुड़, है ना। एंड गरुड़ कौन थे भाई, जो विष्णु जी का उड़ने वाला व्हीकल था ना, जो जब सीता माता को रावण लेके जा रहे होता है ना। भाई कंफ्यूज हो गया मैं, रावण को इज्जत दूं या ना दूं, है ना। लेके जा रहा होता है ना। जब लेके जा रहा था रावण तो उस टाइम पे जो एक वो पंछी सा था ना जो उसको तंग कर रहा था रावण को, वही थे आपके गरुड़। तो इनका वर्शिपर अपने आप को बताता है ये। एंड डिक्लेयर्स दैट ही हैड सेट अप दिस पिलर इन ऑनर ऑफ दिस गॉड। इन्हें बताया कि इन दोनों भगवानों को ऑनर करने के लिए, रिस्पेक्ट करने के लिए मैं ये पिलर आपका जो है इसका स्थापना करवा रहा हूं, है ना। इसके बाद देखने को मिलता है देवभूति, ऑल्सो नोन एज देवभूमि, एंड वाज द लास्ट रूलर ऑफ शुंग डायनेस्टी अकॉर्डिंग टू हर्षचरिता। ही वाज किल्ड बाय
ब्राह्मण मिनिस्टर्स वासुदेव कान्व, है ना, हु फाउंडेड द कन्व डायनेसिटी in the parts of central India. Remnants of the Shung empire was replaced by the सतवाहनाज। ये सतवाहनाज वही हैं जो अपनी माता के नाम पर अपने राजवंश को चलाते हैं। सतवाहनाज के लिए एक स्पेशल बात बोली जाती है कि ये मैट्रियन लीनियल है। मैट्रिलीनियल का मतलब क्या होता है, जैसे अब मेरा नाम है मानव धनखड़, है ना, तो धनखड़ जो सरनेम है वो मुझे मेरे फादर की साइड से मिला है, राइट। अब अगर हम फॉलो कर रहे होते मदर वाली साइड को तो मेरा नाम होता मानव खत्री, है ना, मदर वाली साइड से, बट नहीं, ऐसा नहीं है, अपने यहाँ पे पैट्रिलीनियल है। वी मोस्टली फॉलो द फादर साइड। सो सतवाना एक ऐसा पहला राजवंश मिलेगा हमें एंशिएंट हिस्ट्री के अंदर जो मैट्रिलीनियल था, राइट। तो इसमें बताया गया कि देवभूति को राष्ट्र में ये जो आपका वासुदेव कन्व नाम का इनका सामंत होगा, ये सामंत ही मारते अपने राजा को, ठीक है, सामंत होगा, ये इसको मार देगा। इसके बाद मोस्टली इलाके पे तो ये राज करेगा। जो आपका बचा खुचा होगा साउथ इंडिया जहाँ से शुरू होता है वहाँ पे सतवाहनाज आ जाएंगे। कन्व डायनेसिटी, इसके बारे में ज़्यादा कुछ हमें नहीं पता लगता है क्योंकि इनका कोई भी इन्होंने ऐसा कर्तव्य या ऐसा इंस्क्रिप्शन लगाया ही नहीं कि जिनसे इनकी हिस्ट्री हमें पता चल सके। कन्व डायनेसिटी, वासुदेव सपोज टू बी द डेसिडेंट ऑफ ऋषि कन्व, एक ऋषि थे कन्व नाम के, उनके डेसिडेंट इनको कंसीडर किया जाता है। रूल्ड फ्रॉम पाटलिपुत्र। वी नो वर्चुअली नथिंग अबाउट द कन्व्स एक्सेप्ट फॉर द रेदर cursory references to them in the later text, also described as an Shunga Bhrityas, literally meaning servants of the Shungas. They made away from the Mitras in 300 BCE, who were eventually dislodged by the Shakas in the Magad. भाई इनके बारे में ज़्यादा कुछ देखने को पढ़ने को हमारे पास है नहीं, मिला नहीं अवशेष, ये आए और चले गए, है ना, कुछ खास नहीं। According to some scholars, the last Kanva ruler शुश्रमन was overthrown by successor of शिमुक, है ना। शिमुक कौन थे, सतवाना डायनेसिटी के जिन्होंने नींव रखी थी। फाउंडर ऑफ सतवानाज इज शिमुक। अराउंड द सेम टाइम, दैट इज 200 BCE, we witness invasions by various groups of people based in Central Asia and Western China. These were Indo-Greeks, the Scythians or Shakas, पर्थियंस और पहलवाज एंड कुशांस। भाई अब इस टाइम पीरियड के बाद क्या हुआ कि पहले तो मोरियंस को हरा के बाहर कर दिया गेम से, फिर आ गए शुंग, फिर शुंग को हरा दिया, कन्व आ गए। जब वो कन्व आए तो कुछ पार्ट पे तो कन्व ने राज किया, नीचे वाले पार्ट पे सतवानाज आ गए, है ना। अब इसमें क्या होगा कि नॉर्थ वेस्ट वाले इलाके से एक एक करके फॉरेनर्स आ रहे हैं। सबसे पहला फॉरेनर कौन आया आपका, सबसे पहला फॉरेनर आया आपका इंडो ग्रीक्स, जो यहाँ पर ऑलरेडी बैक्टीरिया के अंदर अलेक्जेंडर के वंशज रह गए थे ना गवर्नर, वो अटैक करेंगे, अब इंडिया के अंदर आने की कोशिश करेंगे। क्यों, क्योंकि उन पे बाहर से प्रेशर बना रहे हैं सेंट्रल एशिया वाले, है ना। उस सेंट्रल एशिया वालों में से कौन है सबसे इंपॉर्टेंट, पहला है शाकास या सेथियंस। वो ग्रीक वालों को पीट रहे हैं, इंडो ग्रीक को, वो इंडो ग्रीक वाले फिर हमें यहाँ पे पीट रहे हैं, ठीक है, ये सिनेरियो बन रहे हैं। फिर सेथियंस के बाद कौन आएगा, फिर आएगा प्रतिहांस या पल्लवास, फिर इनके बाद कौन आएगा, लास्ट आएगा कुशांस, जिसके सबसे फेमस राजा होंगे आपके कनिष्क। ये सिनेरियो चल रहा है। दीज इन्वेशंस नॉट ओनली चेंज्ड द पॉलिटिकल स्ट्रक्चर ऑफ नॉर्थ वेस्ट बट ऑल्सो एडेड इन ट्रांसमिशन and transformation of cultural elements of both India and the Central Asian region. इन सब लड़ाई दंगों से पॉलिटिकल सिनेरियो चेंज नहीं हो रहा, सिर्फ हमारे कल्चर में भी बहुत सारा डिफरेंस देखने को मिलेगा। वो वहाँ की आर्ट हमें सिखाएंगे। वो वहाँ पर घोड़े पर बैठते थे तो पहले जो आपका घोड़े के जो पैर डालने का होता है ना, वो नीचे हुक, वो हम यूज नहीं करते थे, हम ऐसे घोड़े पे चिपट जाते थे, है ना। सो उस हुक का हमें पता कहाँ से मिलेगा, कुशांस से पता चलेगा, है ना। वहीं पर अपने आप को घोड़े से, वो घोड़े के ऊपर वो सीट लगाना, वो कुशांस हमें बताएंगे। हमें लंबे लंबे जूते, पजामा और लंबे लंबे कोट कहाँ से सीखने को मिलेंगे, कुशांस से सीखने को मिलेंगे, ताकि जंग में जाए तो हमारे को चोट कम पहुंचे।
अब देखा हमने, शुंग को देख लिया, कन्वाज को देख लिया, तो अब इनके बाद कौन आ रहा था भाई? हमने उसमें देखा था ना कि इंडो ग्रीक्स या बैक्टीरियन, जो अलेक्जेंडर ने, जब अलेक्जेंडर इंडिया के अंदर आया तो उसने नॉर्थ वेस्ट वाले इलाके पे, तक्षशिला वाले आसपास के इलाके में अपना राज कर लिया था, है ना, और वहां पर बिठा दिए थे गवर्नर्स, चेले चपाटे। और ये चेले चपाटे जब अलेक्जेंडर वापस जा रहा था, मर गया अलेक्जेंडर रास्ते में बेबीलोन के अंदर, तो इन्होंने अपने आप को ही क्या घोषित कर दिया कि अब तो हम यहाँ के क्या हैं, इंडिपेंडेंट रूलर्स हैं। ठीक है, अब ये चेले चपाटे क्या करेंगे कि इनको पता लग गया कि इंडिया की हालत खराब चल रही है भाई, है ना, कि जो अंदर का सिनेरियो है ना, कि पहले शुंग ने मार दिया, फिर कण्व ने मार दिया, तो हालत खराब चल रही है। अब ये क्या करेंगे, इस मौके का फायदा उठाकर इंडिया में घुसने की कोशिश करेंगे। तो देखते हैं कैसे कोशिश करते हैं। आफ्टर द डेथ ऑफ अलेक्जेंडर इन 323 BCE, many Greeks came to settle on the northwestern borders of India with Bactria, presently northern part of Afghanistan, the area lying to the south of Oxus River and the northwest of Hindu Kush mountain। ये एरिया हिंदू कुश के और ऑक्सस के बीच का जो इलाका था, इसको बैक्टीरिया बोला जाता है अफगानिस्तान के अंदर। द रूलर ऑफ बैक्टीरिया केम टू बी कॉल्ड बैक्टीरियन ग्रीक्स। ग्रीक्स इनका नेटिव प्लेस, जहाँ से ये पैदा होकर आए थे और जहाँ पर रह रहे हैं वो बैक्टीरिया नाम की जगह है, तो बैक्टीरियन ग्रीक्स। बिकॉज ऑफ देयर हेलेनिस्टिक एंसेस्टर्स दे वर ओरिजिनली सत्रैप्स, सबऑर्डिनेट रूलर्स। बताया चेले चपाटे थे अलेक्जेंडर के। of the Seleucid Empire of the West Asia. Around the 3rd century BCE, Diodotus, the governor of Bactria, revolted against the Antiochus, the Seleucid king, established an independent Bactrian Greek kingdom. जब अलेक्जेंडर चला गया तो उस पर्टिकुलर पूरे के पूरे इलाके का, एशिया के पर्टिकुलर पूरे इलाके का जो अलेक्जेंडर ने हेड बनाया था, वो कौन था भाई? उसका नाम था सेल्यूसिड। सेल्यूसिड का मतलब है कि जैसे अपने यहाँ पे मोरियन एम्पायर है, तो वहाँ पे वो सेल्यूसिड एम्पायर बना दिया उसने। अब उसके अंदर थे सारे छोटे छोटे चिल्ले चपाटे। अब जैसे ही डियोडटस वन बैक्टीरिया का गवर्नर था, वो राजा बना, है ना, तो उसने ऐलान कर दिया कि मैं जो ये एंटियोचस है, जो सेल्यूसिड एम्पायर का राजा है फिलहाल, इसकी सोवरेनिटी मैं एक्सेप्ट नहीं करता, मैं खुद में सोवरेन हूं, मैं खुद में क्या हूं, एक इंडिपेंडेंट राजा की तरह रूल करूंगा। ओके, अब इसमें क्या हुआ, अराउंड 145 BC, on account of growing pressure from the Scythian tribe, the Bactrian Greeks lost their hold over Bactria but continued to rule for few decades over the northwestern part of the subcontinent। अब उसी पर्टिकुलर इलाके के अंदर आपने देखा हो ना, अफगानिस्तान के अंदर पहाड़ी इलाका है और मोस्टली गोरिल्ला वॉरफेयर होती है। वहाँ पे जो अफगान हैं वो जंगलियों की तरह रहते हैं मेनली, है ना, तो ट्राइबल्स की तरह रहते हैं। वहाँ पर एक सीथियन नाम का एक कबीला था। सीथियन कबीला बड़े खूंखार, है ना, जहरीले लोग। इन्होंने इन बैक्टीरियन राजा के ऊपर, डियोडटस वन के ऊपर अटैक टाइप का कर दिया और ये डर के भाग के इंडिया की तरफ आना शुरू कर दिया। तो जैसे ही इंडिया की तरफ आया, कुछ सालों तक इन्होंने नॉर्थ वेस्ट जो हमारा इंडिया का पार्ट है उस पर तो रूल किया, जो प्रेजेंट डे पाकिस्तान है, बट इतना सक्सेस नहीं हो पाए। दीज बैक्टीरियन ग्रीक्स हु रूल्ड ओवर द पार्ट्स ऑफ नॉर्थ वेस्ट इंडिया बिटवीन 2nd century BC टू 1st century BC वर नोन एज इंडो ग्रीक्स। जो इंडिया के पार्ट पर रूल कर रहे थे ग्रीक्स, उनको इंडो ग्रीक्स बोला गया। सही है भाई, इसमें कोई डाउट, दिक्कत, परेशानी नहीं होनी चाहिए। As we have discussed in the earlier chapter, with the construction of Chinese wall, the Scythians were pushed back from the China and they turned their attention toward the neighboring Greeks and Parthians. This in order to escape, भाई इस टाइम पीरियड पे क्या चल रहा है कि जितने भी चाइना ने ग्रेट वॉल ऑफ चाइना बना दी इसी टाइम पे, है ना, वो जैसे ही ग्रेट वॉल ऑफ चाइना बनाई तो अब वो जो
कबीले वाले लोग हैं वो चाइना के लोगों को मार पीट कर पैसे नहीं छीन सकते, अब उनको आना पड़ेगा नीचे की तरफ। जैसे ही नीचे की तरफ आएंगे तो सबसे पहला नंबर ही इनका लगेगा, इंडो ग्रीक्स का, ठीक है। सिंस द सक्सेसर्स ऑफ Ashoka were too weak to hold ground, the series of invasions on the northwestern border of India started. In the beginning, the 2nd century BC, the Indo-Greeks were the first to invade India. They occupied a large part of northwestern India, much larger that conquered by Alexander, and it is believed that they pushed forward to as far as Ayodhya and Pataliputra. They were the first to issue the coins, and much of their lineage is determined by the coins जो आपके सोने के, चांदी, सिल्वर के, कॉपर के और निकल के हमें देखने को मिलते हैं। इट इज़ रैदर इंटरेस्टिंग टू note that out of 42 Indo-Greek kings, as many as 34 were known only by the coins. The large number of kings with the short span of time, कई बार देखने को मिलेगा कि एक ही टाइम पीरियड पे 3-3, 4-4 राजा प्यार मोहब्बत से भाईचारे में अपना उस पर्टिकुलर इलाके पे रूल कर रहे थे। और इसके अंदर एक बात और देखने को मिली कि इंडो ग्रीक्स, जब अलेक्जेंडर खुद आया था ना यहाँ पर, जब इतने बड़े इलाके पर राज नहीं कर पाए थे इंडिया के ऊपर, बट अब क्या हुआ, वो मोस्टली यहां पर रह रहे थे भाई, वो पाकिस्तान वाले इलाके में। जैसे ही जो ये सीथियंस थे, सीथियंस का मतलब क्या है, कबीले वाले लोग, उन्होंने इनके ऊपर अटैक करना शुरू किया, इन्होंने इस साइड मूवमेंट करना शुरू कर दिया। और जैसे ही इस साइड मूवमेंट शुरू करा, यहाँ पर छोटे छोटे राजा रजवाड़े थे, इन्होंने सबको हराते हुए यहाँ तक आ गए ये। तो मोस्टली इंडिया के अंदर पहले ये आए नहीं थे इतने, पहले सिर्फ यहाँ तक थे, है ना। जो आज का प्रेजेंट डे इंडिया है उसके अंदर तो आए नहीं थे वो अलेक्जेंडर के टाइम पीरियड तक, अब आना शुरू हुए थे ये, है ना। अब इस वाले टाइम पीरियड पर ये हमें समझने की चीज़ थी भाई। अब हम देखते हैं कि इंडो ग्रीक्स जो राजवंश था, है ना, उसमें राजा कौन से इंपॉर्टेंट थे, थोड़ा बहुत उनके बारे में पढ़ते हैं। डेमेट्रियस, किंग ऑफ बैक्टीरिया, इन्वेडेड इंडिया इन 190 BC एंड प्रोबेबली ऑल्सो केम इनटू कॉन्फ्लिक्ट with Pushyamitra Shung, conquered considerable part of Mauryan Empire in the northwest India and extended Bactrian rule to the south of Hindu Kush. मौर्यन एम्पायर पे सीधा सीधा हमला कर दिया और बहुत बड़े इलाके पर इन्होंने क्या कर दिया था भाई, राज करना शुरू कर दिया था। इन्होंने अटैक किया था सबसे पहले। मिनिंदर, मिलिंद और मिनिंदर एक ही है ये, है ना, 3 नाम है इसके। और ये वही है भाई जिसके साथ मिलिंद पन्नो नाम का एक ग्रंथ लिखा जाएगा, जिसको बुद्धिस्ट मोंक नागसेन लिखेंगे, है ना। नागसेन एक बुद्धिस्ट मोंक थे, बाबा जी थे बौद्ध धर्म के। वो इनसे बातचीत करते हुए, है ना, तो इन्होंने उनसे कुछ क्वेश्चंस पूछे। उन्होंने इतना अच्छा संवाद किया इनके साथ, इतनी अच्छी बातें की, संवाद किया, ये इतने इंप्रेस हो गए कि बुद्धिज्म को इन्होंने अपना लिया था, राइट। सो 165 से 145 BC तक इन्होंने रूल किया। द मोस्ट सेलिब्रेटेड इंडो ग्रीक रूलर हु नॉट ओनली स्टैब्लिश इंडो ग्रीक पावर बट ऑल्सो एक्सटेंडेड हिज एम्पायर फ्रंटियर्स इन इंडिया। सबसे ज़्यादा अच्छा माना जाता है इनको इंडो ग्रीक्स के अंदर, इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडिया, है ना। हिज एम्पायर एक्सटेंडेड ओवर पार्ट्स ऑफ बोथ Bactria and northwestern India and appears to have included southern Afghanistan, Gandhara, the region west of river Indus. जो इंडस नदी के उस पार का जितना भी इलाका था, हिंदू कुश से भी नीचे, मोस्टली इस पार्ट पर मिनिंदर ने रूल कर दिया था, है ना। Had his empire extended to the part of both, पढ़ चुके हैं। He was converted to Buddhism by Nagsen, who has been identified with the king Milinda mentioned in the famous Buddhist text. एक बुद्धिस्ट लोगों की किताब है मिलिंद पन्हो, क्वेश्चंस ऑफ मिलिंद, क्वेश्चंस पूछे थे मिलिंद ने किस से, नागसेन से, which contains philosophical questions that Milind asked Nagsen, the Buddhist author of the text.
द टेक्स्ट क्लेम्स दैट इम्प्रेस्ड बाय द आंसर्स द किंग एक्सेप्टेड बुद्धिज्म। इन्होंने इतना स्पष्टता से, इतना सहजता से अपने राजा का, इसका मिलिंद का जवाब दिया नागसेन ने, कि वो इतने इम्प्रेस हो गए कि उन्होंने बुद्धिज्म को अपना लिया। He is also identified with the king Menendra mentioned in the fragmented Khroshti inscription found on the casket of Bajor, presently in the northwest frontier provinces of Pakistan, which refers to the enshrining of relics of the Buddha, probably in a stupa during his reign. ये इतने इंस्पायर हो गए थे बौद्ध धर्म से कि इन्होंने स्तूपा भी बना दिया था। स्तूपा का मतलब क्या होता है कि किसी भी बौद्ध धर्म के बड़े गुरु का बॉडी रिमेन, मरने के बाद जो अवशेष बचते हैं उसको यहाँ पर रखकर कवर करवाकर डोम लाइक स्ट्रक्चर बना देना बहुत बड़ा, उसको स्तूपा बोलते हैं। तो इन्होंने स्तूपा भी बनवाया था आपका नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर, जो आज के पाकिस्तान का पार्ट है, वहाँ पर बाजोर कहते हैं उसको। जो लास्ट इसके हमें रूलर देखने को मिलेंगे आपके इंडो ग्रीक रूलर, इस बैक्टीरियन और नॉर्थ वेस्ट इंडिया के पार्ट में, उनका नाम है हेरमियस। द लास्ट रूलर, ही वॉज डिफीटेड बाय पर्थियंस अराउंड द लास्ट क्वार्टर ऑफ 2nd century BC, which led to the end of Greek rule in Bactria and the area to the south of Hindu Kush। अब इस राजवंश का अंत कर दिया पार्थियंस ने। अब इनके बाद कौन आएंगे? ये पार्थियंस आएंगे। हम इसको डिस्कस भी करेंगे कि पार्थियंस क्या बला। However, it should be noted that Indo-Greek rule continued in northwestern India for some more time. There is a mention of a queen, Agathocolia, probably one of the queens of Menendra I, and her son Strato, whose joint coins have been found. This northwest Gandhara region was also lost to पार्थियंस एंड शाकास इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम। अब इसके मरते ही छोटे मोटे पार्ट में फिर भी ये राज कर रहे थे, इनके चाचा का लड़का, भतीजे का लड़का, मामा का लड़का, जो भी थे पावर के अंदर, बट पूरे के पूरे साम्राज्य पर किसी एक रूल नहीं कर पाए। क्यों? क्योंकि पार्थियंस ने छीन लिया था इनसे। और हमें जो मिनिंदर राजा थे उनकी एक पत्नी का भी हमें क्वाइन मिलता है उस टाइम के बाद का, जिनका नाम था अगथोकोलिया, और उनका बेटा और स्त्रोता दोनों एक ही क्वाइंस पे, एक साइड बेटे का फोटो, दूसरी साइड मम्मी का फोटो देखने को मिलता है, राइट। लेटर इन द लास्ट 1st century BC और द अर्ली 1st century AD, the last remaining part of their territory, that is the area to the east of Jhelum, was also ceded to the Kshatrapa ruler रजूवुल्ला। भाई झेलम के आसपास के इलाके में अभी तक रूल कर रहे थे 1st century AD तक, बट लास्ट में भी जो रजूवल राजा था उसने इस पे भी अटैक कर दिया और इनसे छीन लिया। अब बेचारों को क्या हो गया? काम तमाम। ये वो कॉइन है भाई, एक साइड मम्मी, दूसरे साइड बेटा, जिस पे छपे हुए हैं, राइट। अब इंडो ग्रीक्स आए तो हमने एक चीज़ डिस्कस की थी कि सिर्फ पॉलिटिकल चेंज नहीं हुआ था, कल्चरली भी बहुत चेंजमेंट आया था। तो इम्पैक्ट क्या हुआ इंडो ग्रीक्स का भारत पर आने का? सो सबसे पहला देखते हैं कि जो क्वाइंस हमारे यहाँ इंट्रोड्यूस हुए सबसे पहले इन्होंने किए थे। इनसे पहले हमारे यहाँ सिक्के नहीं चलते थे, गोल्ड के, सिल्वर के, कॉपर के और निकल के, और which can be definitely attributed to any dynasty and were also the first to issue gold coins in India, which increased in the numbers of the Kushans। भाई सबसे पहले सोने के सिक्के इंडो ग्रीक्स ने चलाए और इन सोनों के सिक्कों की जो मात्रा थी उसकी वृद्धि वो बढ़ जाएंगे कुशान्स के टाइम पर, इनके बाद आएंगे कुशान्स। इंटरेस्टिंगली द कॉइन्स ऑफ द शाकाज, पार्थियान्स and the Kshatrapas followed the basic features of Indo-Greek coinage, including bilingual and biscript। बाय का मतलब होता है दो, इनके सब के भाई जो बाद में आए ना, ये इनके कौन थे? शाकाज, पर्थियान्स और क्षत्रपास,
इन सब ने इंडो ग्रीक जैसे ही अपने सिक्के बनाए जिसके अंदर दो भाषाओं का उल्लेखन मिलता था, है ना। एक ही कॉइन पे दो भाषाओं में लिखा होता था कि जिसको एक भाषा नहीं आती तो दूसरी भाषा समझ लेगा, ठीक है। इंडो ग्रीक्स कॉइन्स वर मिनिएचर ऑफ एस्थेटिक एक्सीलेंस, बहुत सुंदर सिक्के बनाते थे भाई ये, द प्रिसाइज इकोनॉमिक वैल्यू एंड ऑल्सो प्रोवाइडिंग यूजफुल इंफॉर्मेशन ऑन emerging religious sect, cult, especially Shaivya and Bhagavata sect that were prominent in the area. Coinage was also adjusted to the region and requirement. भाई इसके अंदर देखने को मिला हमें क्या कि कॉइन्स से ही इनके मोस्टली हिस्ट्री को हम डेसिफर कर पाए हैं, इनकी हिस्ट्री का पता ही हमें सिक्कों से चला। और सिक्कों को भी हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, कुछ तो थे जो हिंदू कुश माउंटेन था उसके साउथ में, कुछ थे उसके नॉर्थ में। तो ये थे नॉर्थ वाले, ये हैं साउथ वाले। जो नॉर्थ वाले थे उसमें हमें गोल्ड, सिल्वर, कॉपर और निकल देखने को मिलेगा। वहीं पे इनमें सिल्वर और कॉपर ज़्यादा देखने को मिलेगा। ये कहीं कहीं पर स्क्वायर शेप के भी थे, ये मोस्टली आपके राउंड शेप के थे, है ना। और इसके अंदर जो हमें वेट देखने को मिलेगा वो एटिक वेट देखने को मिलेगा, है ना। और ये इसके अंदर जो हिंदू कुश के नॉर्थ में था, इसमें जो ग्रीक गॉड्स होते थे ना, ग्रीक के भगवान, उनके फोटोज देखने को मिलेंगे इसमें। वहीं पर ग्रीक के साथ साथ खरोष्टी जो भाषा होती थी वो देखने को मिलेगी, और इंडियन गॉड्स का देखने को हमें ज़्यादा फोटोज वगैरह मिलेंगे। इसको रॉयल पोर्ट्रेट्स ऑन द इमेजेस ऑफ ग्रीक, इसके अंदर हमें देखा कि जैसे ग्रीक गॉड हैं ज़्यूस, अपोलो, इनके फोटो देखने को मिलेंगे। इसके अंदर जो इंडियन गॉड्स हैं उनके फोटो देखने को मिलेंगे। यही बात थी। दे इंट्रोड्यूस न्यू फीचर्स टू द हेलेनिस्टिक आर्ट एंड लिटरेचर सच एज गांधारा आर्ट। जो गांधारा आर्ट का जन्म होगा वो इंडो ग्रीक्स के कारण होगा, है ना। हेलेनिस्टिक का मतलब है कि जो प्योर बिल्कुल ग्रीक लोग जिस आर्ट का यूज़ करते थे, राइट। बट इन्होंने क्या किया, हमारे इंडिया के मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट, गांधार स्कूल ऑफ आर्ट, है ना, और हेलेनिस्टिक स्कूल ऑफ आर्ट यानी ग्रीक वाले स्कूल को, तीनों को मिक्स करके एक गांधारा स्कूल ऑफ आर्ट शुरू कर दिया। बट the northwest frontier of India, which was not purely Greek, but rather it would be outcome of the intermingling of an influence of both Indian and Central Asian contexts. A striking instance of a mingling of is the Basilical pillars inscription of Herodotus, जिसके अंदर हमें देखने को मिलता है हेरोडोटस का जो पिलर हमने जिसके बारे में पढ़ चुके हैं, उसके अंदर सिंपली भाषा में इसके अंदर देखने को मिलेगा कि हमने संस्कृत का यूज़ कर रखा था, है ना। और इस प्रकार हमारा कल्चर मिल चुका था इनके साथ, ग्रीक लोगों के साथ, कि डिफरेंशिएट करना मुश्किल हो गया था। तो कई बार हमें, जैसे ग्रीक वर्ड है होरोस्कोप, और संस्कृत में होरोस्कोप को हर्षास्त्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं? होरशास्त्र, है ना, कि एस्ट्रोलॉजी। तो काफ़ी वर्ड्स भी हमने एक दूसरे के साथ एक्सचेंज किए, राइट। और क्या है भाई तीसरा, हेलेनिस्टिक ग्रीक्स आर ऑल्सो known for their monumental buildings and their small find object, crafted object। भाई हमें जो ग्रीक लोग हैं ना, उनके अंदर बड़ा अच्छा टैलेंट होता है, क्या कि वो अर्बन प्लानिंग, अपने शहर को बहुत अच्छा बसाते थे। आपने देखा होगा ना ग्रीक के अंदर वो गोले गोले के अंदर घर देखेंगे। सीजर, जूलियस सीजर, आपने एक्ट पढ़ा होगा, वो पढ़ा होगा ड्रामा, आपके 10th क्लास की जो इंग्लिश लिटरेचर की बुक थी उसके अंदर। सो उसके अंदर फोटो देखना वो, तो एक बड़ा अच्छा शहरीकरण करते थे। तो इन्होंने एक शहर बसाया, है ना, कोकच, जो आज का आपका बल्ख नाम का शहर है, इन्होंने बसाया। आयखोनम, है ना, जो हमने एक्सकावेट किया तो उसके अंदर देखने को मिलता है कि बड़ा प्रॉपरली अर्बनाइजेशन कर रखा था। और जो पैटर्न ऑफ अर्बनाइजेशन इनका देखने को मिला वो काफ़ी औसम था, और यही चीज़ फिर पूरे भारत में फैली इनकी। इंडो ग्रीक्स ऑल्सो इंट्रोड्यूस प्रैक्टिस ऑफ मिलिट्री गवर्नरशिप। भाई मैंने बताया था ना आपको कि इन्होंने जो फिड्यूटरी थी, है ना, उसका शुरुआत किया था। इन्होंने अपने पूरे के पूरे साम्राज्य को, है ना, ये था पूरा का पूरा ये साम्राज्य था, इसके अंदर पार्ट्स में डिवाइड करके अपने गवर्नर्स को बोलते थे ये सत्रपास, है ना, स्टेट्स को
सत्रप्स बोलते थे, उन सत्रप्स में डिवाइड कर रखा था। शाकाज एंड सीथियंस। शाका इज द इंडियन टर्म यूज फॉर द पीपल कॉल्ड सीथियंस। जो बताया था ना वो ट्राइबल लोग थे, कहाँ पर, जो आसपास अफगानिस्तान के ऊपर, चाइना के लोअर पार्ट के, है ना, वो सब क्या कर रहे थे, जो इंडो ग्रीक्स थे उनको परेशान कर रहे थे, लड़ाई दंगा कर रहे थे। अब वो धीरे धीरे क्या कर दिया उन्होंने, वो इंडिया के अंदर ही आ गए, है ना। हु ओरिजिनली बिलोंग टू सेंट्रल एशिया। इंटरेस्टिंगली पतंजलि इन द महाभाष्य रेफर्स टू द शाकाज एज अनिर्वसिता, है ना, pure Shudras. The Greeks were followed by the Shakas to India and they controlled a much larger area as compared to Greeks. In the late 2nd century BC, as we discussed earlier, the decline of Greek kingdoms, Seleucid Empire in the northwest coincided with the attacks of Bactria by nomadic tribal people from the Central Asia. That is the Xiongnu, Xiong, Wusun, Yuchis, the tribal stocks to which the Kushans too belonged. अब हमने देखा कि जैसे ही जो इंडो ग्रीक्स थे उन्होंने उनके अन्नदाता, उनके लॉर्ड, जो सेल्यूसिड एम्पायर था जिसको अलेक्जेंडर पावर देके गए थे इनके ऊपर रूल करने की, उसके खिलाफ जैसे ही गए तो वहाँ के लोकल जो ट्राइबल ग्रुप्स थे, ये 3 ग्रुप आपके कौन से भाई, ये ह्यूंगन्यू, जियोंग्यू, वूसोन और ये यूचीस, ये अजीब से नाम है भाई, है ना, ऐसे ही प्रोनाउंस होंगे अपने से। इनने बैक्टीरिया के जो राजा थे इंडो ग्रीक्स, उन पे अटैक करना शुरू कर दिया और ये इंडिया के अंदर पेनेट्रेट कर गए और इंडिया के ऊपर इतने बड़े इलाके पे राज किया इन्होंने जितना इंडो ग्रीक्स ने भी नहीं किया था, राइट। और बाद में इसी यूचीस ट्राइबल ग्रुप से जो कुषाण वंश बन के आएगा वो भी बिलोंग करता था। इट इज बिलीव्ड दैट इट इज इन द 1st century BC एंड ऑन अकाउंट ऑफ एक्सेसिव स्नो कॉन्टिन्यूस रेड्स बाय देयर नेबर्स द ह्यूंगन्यू सफर्ड फेमाइन। भाई वहाँ पर जो बर्फीला इलाका है ना, आसपास के लोग उन पर अटैक कर रहे थे, है ना, तो उन्होंने वहाँ पर अकाल आ गया। उस अकाल को देखते हुए दिस लेड टू देयर माइग्रेशन एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ यूचीस। जो ये यूची नाम का ट्राइबल ग्रुप था, इस अकाल के कारण वहाँ से माइग्रेट करना शुरू कर दिया इन्होंने, ये वहाँ से निकलना शुरू हो गए। हु वर ड्राइवन फ्रॉम देयर बेस्ट लैंड and had to migrate to distant places. Yuchi were further split into 2 branches. बाद में इस यूची को 2 ब्रांचेस में डिवाइड कर दिया गया। लिटिल यूची जो आकर नर्दर्न तिब्बत में बस जाएंगे और ग्रेट यूची जो आपका और ज़्यादा वेस्ट में आ जाएंगे, अराल सी के आसपास, है ना, एंड द प्लेन्स ऑफ सायर डायरिया जो आज का आपका ज़ाक्स्टर्स है, डिस्प्लेसिंग द ओरिजिनल इनहेबिटेंट ऑफ दैट एरिया दैट इज द सीथियंस द शाकास। भाई वहाँ के जो लोकल लोग थे रहने वाले, है ना, जैसे ही ये यूची ट्राइब फैलना शुरू किया तो इनने जाकर कहाँ पे गए, एक तो थी इस यूची की छोटी वाली ब्रांच, वो तो चली गई तिब्बत वाले इलाके में। दूसरी थी ग्रेटर यूची, वो आ गई आपकी और ज़्यादा वेस्ट के अंदर जो अराल सी के आसपास है। तो जो अराल सी में ऑलरेडी लोग रह रहे थे उनका नाम था सीथियंस, और ये सीथियंस आकर फिर कहाँ आना शुरू कर दिया इन्होंने, ये बैक्टीरिया की तरफ आ गए। कोई लोग यहाँ से आकर यहाँ पर आए, राइट, तो जो यहाँ पे ऑलरेडी लोग रह रहे हैं इनने आके इनको पीट दिया, तो इस तरफ भागेंगे ना भाई, तो इधर भागेंगे। तो यहाँ पर तो ये सीथियंस आ गए, जो बैक्टीरियन लोग थे वो इधर आना शुरू हो गए। सो ऐसे ये मूवमेंट कंटिन्यू रहा और लास्ट में ये पहुँच गए कहाँ पर, इंडिया के अंदर। द शाकास एडवांस इनटू बैक्टीरिया, पार्थिया एंड द इंडस प्लेन्स। देयर वर 5 ब्रांचेस ऑफ शाकास who finally settled with their seats of power in the different part of India and Pakistan and Afghanistan। अब जो ये शाका थे, है ना, यूची ये शाकाज जो लोग थे ये भारत के अंदर और अफगानिस्तान के अंदर 5 इलाकों में बसे भाई, है ना, 5 डिफरेंट प्लेसेस पे इन्होंने अपनी सेटलमेंट करी। जो सबसे पहली थी वो आकर अफगानिस्तान में बस गई, है ना। द प्रोमिनेंट रूलर ऑफ दिस ब्रांच वाज, इसका जो सबसे पहला रूलर था उसका नाम था वोनन्स और स्पेलरिसिस।
जो इसके इंपॉर्टेंट रूलर थे, पहला वोनोन्स और दूसरा स्पेलरिसिस। जो दूसरी ब्रांच थी वो आके पंजाब वाले जो जो तक्षशिला इलाका था वहाँ पर बस गई। इसका जो सबसे ज़्यादा फेमस रूलर था उसका नाम था मोसिस, है ना। तीसरी जो ब्रांच थी वो आके मथुरा वाले इलाके में बस गई, यूपी के आसपास जो इलाका है आपका, और 2 सेंचुरी तक 200 साल तक यहाँ पे राज किया। इसका सबसे इंपॉर्टेंट राजा था, उसका नाम था एजिलिसिस। ऐसे चटपटे चटपटे नाम थे इनके। पहले वाले अफगानिस्तान जिसके 2 इंपॉर्टेंट राजा वोनोन्स और स्पेलरिसिस, दूसरे वाली ब्रांच जो आपकी पंजाब तक्षशिला जिसकी कैपिटल थी वहाँ पे बसी, उसका सबसे इंपॉर्टेंट राजा मोएसिस। तीसरे वाली ब्रांच जो आपकी मथुरा के अंदर बसी उसका सबसे इंपॉर्टेंट राजा एजिलिसिस। फोर्थ ब्रांच जो आपकी वेस्टर्न इंडिया यानी जो प्रेजेंट डे आपका देखने को मिलता है, कौन सा इलाका भाई, इसमें डिफाइंड था, लिखे हुए थे, वेस्टर्न एरिया जो गुजरात वाला, राजस्थान वाला, है ना, और जो प्रेजेंट डे पाकिस्तान वाला इलाका है नीचे वाला, है ना, बलूचिस्तान वाला, वहाँ पर ये बसे, ठीक है। और इन्होंने 4 सेंचुरियों तक राज किया वहाँ पर। और इसका जो सबसे इंपॉर्टेंट राजा होगा वो होगा आपका रुद्रमन वन, है ना, बिलोंगिंग टू शाका क्षत्रपास ऑफ वेस्टर्न इंडियन लीनेज। इसके बोला जाता है कि एक तरह से फिर तो ये कंप्लीटली इंडियन ही हो चुके थे, है ना। लास्ट ब्रांच जो है इसकी वो आके बसी आपके अपर डेक्कन में। डेक्कन कौन सा, दक्कन का जो पठार है उसके ऊपर वाले इलाके में 5वीं ब्रांच बसी इसकी भाई। दीज कॉम्प्लिकेटेड माइग्रेशंस, ये इतनी चटपटी चीज़ें भाई, इसमें एक बार इसको देखते हैं ना अच्छे से, वो दोबारा से बताते हैं आपको, ताकि ये कन्फ्यूज़न रह जाएगा तो रह ही जाएगा फिर लाइफ टाइम, और ये फिर पढ़ने का कभी मन भी नहीं करेगा। ये आपका सिनेरियो चल रहा है यहाँ पर, है ना। तो यहाँ से जो ये यूची वाले लोग थे, है ना, ट्राइबल लोग, ये कुछ तो यहाँ पे चले गए तिब्बत में, जो लिटिल यूची थे, जो ग्रेटर यूची थे वो इस साइड आने लगे। तो यहाँ पर हमने देखा था कि बैक्टीरियन एम्पायर के आसपास, है ना, जो बैक्टीरियन एम्पायर था, सेल्यूसिड एम्पायर का छोटा सा पार्ट, उसमें एक ट्राइब रहता था, क्या नाम था उसका, सीथियंस। वो सीथियंस ट्राइब जैसे ही यूची इधर आएंगे ये सीथियंस इधर आएंगे, ये बैक्टीरिया के जो लोग हैं इनको पीटेंगे, फिर सीथियंस यहाँ पे आ जाएंगे। तो ये सीथियंस 5 पार्ट में डिवाइड होंगे। पहली ये अफगानिस्तान वाली, 5 ब्रांचेस ऑफ इनकी देखते हैं भाई सीथियंस की। पहली अफगानिस्तान वाली, ठीक है। दूसरी कौन सी थी भाई इनकी, दूसरी थी पंजाब वाली, पहली अफगानिस्तान वाली, दूसरी पंजाब वाली। तीसरी कौन सी थी भाई इनकी, तीसरी थी मथुरा वाली, ये वाली तीसरी, है ना। और फोर्थ थी इनकी ये गुजरात और आउटर पार्ट वाली, और फिफ्थ थी यहाँ पर जो डेक्कन में बसी हुई। तो इस टाइप की माइग्रेशन हुई, और फर्दर इनका जो काम धाम था, जो इंपॉर्टेंट राजा थे उनके बारे में पढ़ते हैं अब, राइट। द हिस्ट्री ऑफ शाखा रूलर इज नोन लार्जली थ्रू द इंस्क्रिप्शंस एंड कॉइन। जो पत्थर का लिखा हुआ यानी शिलालेख इंस्क्रिप्शन, उनसे पता लगता है और इनके सिक्कों से पता लगता है। ऑन द बेसिस ऑफ कॉइन्स सर्टेन किंग्स हु कैन बी आइडेंटिफाइड आर वोनोन्स, ये पहली वाली ब्रांच के सबसे इंपॉर्टेंट, जो द अर्लीस्ट इंडिपेंडेंट पार्थियन रूलर ऑफ ईस्टर्न ईरान, स्पेरलिसिस, एजिस एंड एजिलिसिस and edges too. Some coins even suggest the practice of conjoined rule as well. For instance, Spalerisis and Aegis I were probably co-ruler as were Aegis I and Aegilisis. Some prominent Shaka kings are. भाई हमें देखने को मिला कि जो शाखा वंश के राजा थे ये आपस में 2 भाई या 2 दोस्त भी मिलकर राज करते थे, जिसका एग्जाम्पल हमने पहला देखा स्पेलरिसिस और एजिस I, और दूसरा देखा एजिलिसिस एंड एजिलिसिस एजिस I। तो सबसे इंपॉर्टेंट राजा जो थे इसके राजवंश के, शाकाज के, सीथियंस के, शाखा सीथियंस एक ही हैं, इनको देखते हैं भाई। सबसे पहला है
माउज, मोगा और मोआ तीनों एक ही लोग हैं, इनके अलग अलग नाम। 80 BC के अंदर आए ये फर्स्ट शाका किंग थे जिन्होंने भारत के ऊपर पावर आपकी दिखाई गांधरा के वाले इलाके में। इंस्क्रिप्शन फाउंड एट तक्षशिला जिसके अंदर शाका किंग मोगा का नाम मिलता है, और इसका क्षत्रपास यानी कि ये गवर्नर थे यहाँ के पति का। हिज नेम ऑल्सो अपीयर्ड ऑन सेवरल कॉपर एंड सिल्वर कॉइन्स। हिज कॉइन्स कैरिड फिगर ऑफ टिपिकल इंडियन डेटीज लाइक अभिषेका लक्ष्मी। इनके सिक्के मिलते हैं, वो सिक्के इनके कॉपर के और चांदी के थे भाई, जिनके ऊपर हमें लक्ष्मी माता का फोटो देखने को मिलता है, राइट। फिर है एजिस सक्सेसफुली annexed द टेरिटरी इन द नॉर्थन इंडिया ऑफ द लास्ट इंडो ग्रीक्स किंग हिपोस्ट्रेटस। हिपोस्ट्रेटस जो हिपोस्ट्रेटोस था लास्ट इंडो ग्रीक किंग, उस पे हमला कर उसके पूरे राज को हथिया लेता है। एजिस ही इज ऑल्सो बिलीव्ड टू बी एसोसिएटेड विद विक्रम संवत era of 58 BC, which is used to mark Vikramaditya over the Shakas. It is believed that Vikramaditya effectively fought against the Shakas when all other Indian rulers surrendered in front of them. And from that time onwards, Vikramaditya becomes a coveted title just like Caesar from the Romans. भाई जो ये एजेस था ये इंडिया के ऊपर जब आया तो इसने यहाँ पे पहले तो पीटा सारे राजाओं को जो सामने दिखा, फिर एक दो को पीटने के बाद जितने और थे वो इसके चरणों में बढ़ गए। ना बाबू जी क्यों मार रहे हो, हम तो दोस्त हैं आपके। ना ठीक है बच्चों ठीक है। तो एक था जो विक्रमादित्य नाम का राजा था, वो इससे लड़ा और बहुत अच्छे से लड़ा, जिससे ये इंस्पायर हो गया और उस टाइम पीरियड में एक नए कैलेंडर की शुरुआत हुई आपकी, है ना, विक्रम संवत 58 BC के अंदर। उसके बाद से ही विक्रमादित्य की वीरता को देखते हुए, वाइल कमिंग टू नो अबाउट हिज ब्रेवरी, तो जितने भी बाद के राजा आएंगे वो अपने नाम के आगे इसके नाम को विक्रमादित्य को एज अ टाइटल यूज करना शुरू कर देंगे। शाकाज एंड साइथोपार्थियंस रूल्ड थ्रू द क्षत्रपास। ये अपने गवर्नर्स के थ्रू रूल करते थे, और महाक्षत्रपास एक छोटा रूलर के टाइप में ही, है ना, हु एडेड टू लॉट इन द एक्सपेंशन ऑफ द एम्पायर। फॉर इंस्टेंस ड्यूरिंग द राइन ऑफ साइथोपार्थियंस रूलर एजिलिसिस ए क्षत्रपा रजुवाला एडेड अ लॉट इन द ईस्टवर्ड एक्सपेंशन। Later, he took title of Mahakshatrapa, functioned as an independent ruler of the Mathura region, and was succeeded by the son Sadosha. The throne of the Mathura is pertaining not to the. This Kshatrapa had more independent status than the normal administrative governor, since they not only issued their own inscription observed but were prominent in the mint of these coins, especially method. भाई एक चीज देखने को मिलेगी हमें, जिस हम रजुवाला का हमने जिक्र किया था इंडो ग्रीक रूलर्स के अंदर, राइट। उस रजुवाला ने बहुत ज़्यादा हेल्प की, किसकी, एजिलिसिस की, उसके एम्पायर को भारत की तरफ ईस्टवर्ड फैलाने में। और जब वो मथुरा वाले इलाके में फैलाकर वहाँ का गवर्नर बन जाएगा तो थोड़े टाइम के बाद वो अपने आप को महाक्षत्रपास, एक तरह से एजिलिसिस का एक छोटा पार्ट यानी जूनियर किंग की तरह रूल करेगा, और थोड़े टाइम के बाद इंडिपेंडेंट रूलर की तरह बिहेव करने लग जाएगा, और अपने जो पद होगा उसको हेरिडेटरी बना देगा कि अब के बाद मेरा बेटा ही मेरी जगह ले सकता है, और इसका बेटा फिर बनेगा राजा। उसका नाम क्या था भाई, अभी था, कहाँ गए रजुवाला के बेटे, कहाँ गुम हो गए आप, ये रहा सोदश, है ना, सोदश फिर इसका बेटा राजा बन जाएगा। अब हम देख चुके शाकाज को, अब शाकाज के बाद क्या होगा, द साइथोपार्थियंस Shaka Pallavas. In the mid of 1st century Common Era, the Shakas' domination in the northwest was followed by that of the Parthians. इससे पहले सिर्फ शाकाज थे, अब ये पर्थियंस और आने लग गए यहाँ पे। Though in comparison with the Greeks and the Shakas, they occupied a
very small portion of the northwestern India. In many ancient Sanskrit texts, they were mentioned together, Shaka Pallavas. Interestingly, sometimes both ruled concurrently. Generally, the term Shaka Pallavas या Scytho-Parthians is used for different groups of invaders who came from Parthian in the northwest India in the 1st century. भाई शाकाज के बाद ये पर्थियंस आए, है ना, बट कई बार कंफ्यूजिंग देखने को मिलता है कि शाका और पल्लवाज यानी साइतो पर्थियंस एक साथ देखने को मिलता है। तो बोला जाता है कि कई जगह पे ये एक साथ भी रूल कर रहे थे, बट कई जगह पर देखने को मिलता है कि एक अलग से ही ग्रुप था जिसका नाम साइथो पर्थियंस था और उन्होंने भारत पे अटैक किया। ये ओरिजिनली रहने वाले थे ईरान के, इन्होंने इंडिया पे अटैक किया और इसी टाइम पीरियड से क्रिश्चियंस एरा शुरू होता है आपका, जहाँ से हम बोलते हैं बर्थ ऑफ जीसस, है ना, एक टाइम लाइन डिवाइड करते हैं, इसके बाद का एडी और इसके पहले का बीसी, राइट। इसमें देखने को मिलेगा हमें राजा गोंडोफेरनेस या गुडुवाहरा मेंशन्ड इन द इंस्क्रिप्शन डेटेड 45 सेंचुरी कॉमन एरा फाउंड एट तख्त ए बाही रिकवर्ड फ्रॉम मर्दान नियर पेशावर। पेशावर में एक हमें शिलालेख मिलता है जिसके अंदर हमें एक पर्थियन राजा यानी साइथो पर्थियन राजा गोंडोफेरनेस का नाम देखने को मिलेगा। ये सबसे ज़्यादा फेमस थे पर्थियन राजाओं में और इन्हीं के टाइम पीरियड पर जो प्रीस्ट थे, जो क्रिश्चियन मिशनरी थे, है ना, क्रिश्चियन धर्म को फैलाने वाले एक क्रिश्चियन पादरी थे, सेंट थॉमस, वो इंडिया के अंदर आए थे जिन्होंने क्रिश्चियनिटी को फैलाने का काम किया था। ऑन हिज कॉइन्स देयर इज ऑल्सो अ मेंशन ऑफ नेफ्यू अबादगेसेस, हिज गवर्नर सपादाना एंड सतवास्त्रा, हिज, ऐसी चटपटे नाम मिलेंगे। इसी के टाइम पीरियड में इसका एक भतीजा था जिसका नाम था अबादगेसेस, है ना, एक गवर्नर था सपादाना, एक सतवास्त्रा जो इसका मिलिट्री गवर्नर था, एक था अश्पवर्मन एंड सासा। In due course of time, the Parthians liked the Sakhas, became assimilated into the Indian society and became the integral part of it. The Kushans ultimately ousted the successors of Gondophares from the northwestern India. इसके ज़्यादा हमें राजाओं का पता नहीं है, बट जो गोंडोफेसिस, ये गोंडोफेरनेस राजा था, इसके जो बच्चे थे, इसके जो वंशज थे, उनको आके कुशांस हरा देंगे और इनको यहाँ से भगा देंगे। फिर इसके बाद हमने देखा है अब तक क्या क्या, हमने देखा कि जैसे ही मौर्यन एम्पायर खत्म हुआ, मौर्यन एम्पायर के बाद शुंग वंश आ गया, है ना, और शुंग वंश के बाद कण्व आए, है ना। इस कण्व और शुंग वंश के साथ साथ जैसे ही शुंग वंश आया तो सेंट्रल इंडिया के अंदर तो ये कण्व आ गए। उसी टाइम पीरियड में जो आपका साउथ इंडिया था, उस साउथ इंडिया में सतवाहनाज आ गए, राइट। और मौर्यंस के तुरंत बाद ही जो आपका नॉर्थ वेस्ट वाला इलाका था, उस नॉर्थ वेस्ट वाले इलाके में क्या सिनेरियो चल रहा है कि सबसे पहले तो इंडो ग्रीक थे ही भाई, है ना। इंडो ग्रीक के बाद शाकाज आए, फिर शाकाज के बाद कौन आए, पर्थियंस आए, पर्थियंस, है ना। और इन्हीं पर्थियंस को शाका पल्लवास भी बोला जाता है। अब इन शाका पल्लवास के बाद कुशांस आएंगे, कुशांस, ठीक है, इन्हीं कुशांस के बारे में पढ़ेंगे। कुशांस वर ऑल्सो रेफर्ड टू यूचीज, मून ट्राइब और आ टोचरियान्स हु वर वन ऑफ द 5 clans ऑफ क्विंगसांग इनटू विच द यूची ट्राइब वाज डिवाइडेड। जो कि यूची ट्राइब था ना, जो यूची ट्राइब यहाँ पर था, जिसके भगाने के बाद साइथियंस यहाँ पे आए थे। सेंट्रल इंडिया में यूची लोगों ने जब साइथियंस को पीटा था तो साइथियंस इंडिया के अंदर आ गए थे। अब ये यूची क्या करेंगे, ये खुद इंडिया के अंदर आना शुरू करेंगे, है ना। देवर नोमैडिक ट्राइबल्स, जंगली लोग थे शुरू में ये, है ना, सेंट्रल इंडिया वाले, पहले बता चुका हूँ ये। और कुशांस ऐसे
लोग होंगे जो पहले तो बैक्टीरिया वाले इलाकों को अपनाएंगे। भाई अगर इंडिया पे अटैक करना है तो पहले तो उस रास्ते में जितना भी पड़ता है उन सबको पीटते हुए आना पड़ेगा ना, राइट। इन्होंने शाकाज को हराया आते ही पहली बात तो, और गांधार के ऊपर कब्जा कर लिया, है ना। जैसे ही इन्होंने ग्रीक किंग्स और पार्थियंस को भी यहाँ से हटा दिया, अब ये यहाँ के बन गए क्या, एक लौते राजा बन गए। अब ये राजा कहाँ तक के बन गए, अब ये गंगा तक के बन गए, जहाँ तक गंगा नदी फैलती है ना आपकी गंगाटिक बेसिन्स, वहाँ तक के राजा बन गए। और इनका एम्पायर शुरू हो गया फैलना कहाँ से, ओक्सस नदी से लेकर गंगा नदी तक। और इनको हमने देखा कि ये दो भाषाओं का यूज़ करेंगे, खोरासन खुरस्ती और संस्कृत का। और इनका एक गांव का नाम था खोरासन जो सेंट्रल एशिया के अंदर था, वहाँ से लेकर वाराणसी तक इनका राज्य फैला हुआ था। तो ऑलमोस्ट अफगानिस्तान से भी आगे, है ना, कजाकिस्तान से लेकर अपने प्रेजेंट डे वाराणसी तक। अब कुशांस का सबसे पहला राजा कुजुला खोडेफेसिस, जिसको खेडेफेसिस वन भी कहा जाता है, 15 एडी से लेकर 64 एडी तक ये राज रहेगा। इसने 5 जो यूची के ग्रुप थे, यूची वंश के 5 बंटवारा हो रखे थे, उन सबको एक साथ करके इसने क्या यूनिफाइड कुशान एम्पायर का क्या कर दिया, स्थापक बनाइए, ठीक है भाई। ही मिंटेड कॉइन्स कॉपर बिलीव टू बी इमिडिएटेड टू द रोमन औरिया टाइप कॉइन्स टू फैसिलिटेट ट्रेड। इसने रोमन टाइप के अपने कॉइन बनाए ताकि व्यापार अच्छा हो सके। ये समझ गया था भाई कि पैसा होगा तो राज लंबे टाइम तक चलेगा। ही कॉइन हिज कॉइन हैव बीन फाउंड, इसके कॉइन मिलते हैं भाई कहाँ से, साउथ ऑफ हिंदू कुश से लेकर और आपके His reign of the Kushans probably started its movement towards the Indian subcontinent। तो हिंदू कुश तक इसके कॉइन्स मिल रहे हैं, तो मतलब क्या है कि भारत तक ये आना शुरू हो गए थे जो कुशांस थे। और कुशांस के बारे में हिज कॉइन सजेस्टेड एन एसोसिएशन विद बुद्धिज्म, बुद्धिज्म को मानने वाला था ये तब, क्योंकि इसके कॉइन्स में बौद्ध धर्म के बारे में देखने को मिलता है। और इसके बाद इसका बेटा आएगा जिसका नाम होगा वेमा खेडेफेसिस II, 64 एडी से 78 एडी तक वेमा खेडेफेसिस, है ना, या वेमा खेडेफेसिस II। ही वॉज द सन ऑफ खेडेफेसिस I, उसका बेटा है ये जो पहला रूलर था। ही स्टार्टेड को रूलर, अपने बाप के साथ इसने राज करना शुरू कर दिया, अपने पापा के साथ ही भाई, है ना। और इंडिपेंडेंटली रूल किया। इसके पापा के मरने के बाद इसने गांधार को एक्वायर कर लिया पार्थियंस को हराकर, और इसने अपने राज्य को फैलाया ईस्ट में इंडस नदी से लेकर मथुरा वाले रीजन तक। अब उसके पापा ने तो हिंदू कुश तक रखा था भाई, हिंदू कुश माउंटेन है, इसने इंडस तक फैला दिया, ठीक है। पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस ऑफ कनिष्क रूल लाइज इन द फैक्ट इन द इंटीग्रेटेड सेंट्रल एशिया विद नॉर्दर्न इंडिया एज एन पार्ट ऑफ अ सिंगल एम्पायर। इट रिजल्टेड इन द इंटरमिंगलिंग ऑफ डिफरेंट कल्चर्स एंड इंक्रीज इन द इंटर रीजनल ट्रेडिंग एक्टिविटी। जब इंडिया के मेन कॉन्टेक्ट में आएगा सेंट्रल एशिया वाला इलाका, तो जो इसके बाद रूलर आएगा कनिष्क के लिए कहीं ना कहीं इन्हीं ने आधा काम कर दिया कि एम्पायर को फैलाना शुरू कर दिया। कनिष्क को आके बस अब क्या करना है, उसको संभालना है और थोड़ा थोड़ा और इंक्रीज करना है। ही इशूड ए लार्ज नंबर ऑफ गोल्ड कॉइन्स, इसने सोने के सिक्के बहुत ज़्यादा छपवाए भाई। बोला जाता है ये शिवा का बहुत ज़्यादा बड़ा भक्त था, अपने आप को महाशिवारा बोलता था, है ना। ऑल हिज कॉइन्स बोथ गोल्ड एंड कॉपर अनमिस्टेकेबली साइन ऑफ अ शिवा विद इज अ ट्रेडेंट बुल। भाई इसके जो सिक्के थे उस पे शिव भगवान और उनके नंदी जो हैं, जो सांड देवता हैं, वो साथ मिलते हैं, तो इसे पता लगता है कि वो शिव भक्त था। ये कनिष्क राजा आएगा 78 एडी से लेकर 101 एडी तक, सबसे इंपॉर्टेंट है ये कुशान वंश का आज तक का। ही वाज द सन ऑफ खेडेफेसिस II and his most famous Kushan king under whose reign the Kushan empire reached its zenith। भाई इसने बिल्कुल अपने राजवंश का, अपने पूरे परिवार का नाम रोशन कर दिया लड़के ने आके। इसके टाइम पीरियड पे सबसे ज़्यादा फेमस हुआ ये। इसका जो साम्राज्य था वो फैला हुआ था सेंट्रल एशिया से लेके अपना नॉर्थ वेस्ट इंडिया तक, और बाद में गंगा तक फैला दिया इसने, और नीचे मालवा वाले इलाके तक, यानी मध्य प्रदेश वाले इलाके तक, इंक्लूडिंग मेन सिटीज़ वाराणसी, कौशाम्बी, श्रावस्ती इन उत्तर प्रदेश, सांची इन मध्य प्रदेश। इतने बड़े साम्राज्य का जो
मेन सीट थी जहाँ पर ये बैठता था, जहाँ पे बैठ के सारे काम करता था, ये बैक्टीरिया के अंदर बैठता था। और बैक्टीरियन लैंग्वेज कनिष्क के सिक्कों पर और उसके जो शिलालेख थे उन पे हमें ज़्यादातर देखने को मिलती है। द फेमस रबतक इंस्क्रिप्शन जो आज के दिन आपका बगरान अफ़गानिस्तान में देखने को मिलता है, वो कनिष्क का ही बनवाया हुआ है और कनिष्क के बारे में हमें वहाँ से बहुत ज़्यादा जानकारी देखने को मिलती है। मैं फास्ट इसलिए बोल रहा हूँ भाई, ये चैप्टर इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट कवर करना है और छोटे टाइम पीरियड में करना है, राइट। अडॉप्शन ऑफ द टाइटल देवपुत्रा, जिसका मतलब क्या था कि ये अपने आप को देवपुत्रा कहता था, यानी भगवान का बेटा कहता था, है ना, भगवान से प्रेम दिखाता था अपने आप को। और ये देखो चोटी वाला क्या पहनता था, हेलमेट पहनता था। ये कनिष्क है भाई, कनिष्क राजा है, बड़ी बड़ी दाढ़ी रखता था, ये घाघरे जैसा ये पहनता था अपना चोली, है ना। इसके बाद कनिष्क हैड 2 कैपिटल्स, इसके 2 कैपिटल थे। एक था पुरुषापरा शुप्रा, जो आज का आपका पेशावर है, जहाँ पर इसने बहुत बड़ा एक स्तूपा बनाया था। स्तूपा क्या होता है, जिसके अंदर बुद्ध के बचे हुए अवशेष इसने डाले थे, है ना। और इनेक्टेड विद अलाइज द मैग्निफिकेंस विद द चाइनीज पिलग्रिम्स, इसके बारे में जानकारी हमें जो चाइनीज ट्रेवलर था फायान, उससे भी मिलती है, जो 5th सेंचुरी में आकर लिखेगा कि इस स्तूपा को कनिष्क ने लिखवाया था। और दूसरा इसका कैपिटल था मथुरा, जो 2 मेन रीजंस के कारण फेमस था। स्टार्टेड द शाका एरा, और इसी के टाइम पीरियड पर हमने इससे पहले पढ़ा था क्या, 58 BC के अंदर कौन सा वाला विक्रमादित्य संवत जो आपका कैलेंडर था वो शुरू हुआ था। तो 78 AD में शाका कैलेंडर शुरू करेगा कौन, कनिष्क, विच एक्सेप्टेड द बिगिनिंग ऑफ द राइन एंड which is now used by the government of India for its calendar. Indian government इस हिसाब से चलती है। The probably explanation as to why the name Shaka era not Kushan era probably lies in the belief that either Kanishk was mistakenly considered a Shaka or that the era was a continuous use of thought of reign of the Shaka Kshatrapas, the Western India, acknowledge the overlordship of Kushans. इस टाइम पे बोला जाता है कि शाका नाम इसलिए रखा, कुषाण नाम इसलिए नहीं रखा। कई हिस्टोरियंस मानते हैं कि जो शाका वंश के राजा थे उन्होंने कुषाण वंश की अधीनता स्वीकार कर ली थी, यानी कि इनके नीचे राजा बन के काम करेंगे। और कुछ ये बोलते हैं कि कनिष्क अपने आप को शाका ही मानता था। दूसरा मेन रीजन क्या है मथुरा का, हेल्ड द 4th बुद्धिस्ट काउंसिल। जो 4th बुद्धिस्ट काउंसिल थी, हम पढ़ चुके हैं 4th बुद्धिस्ट काउंसिल कहाँ पे हुई थी, कौन इसका चेयरपर्सन था। 78 AD में कराई थी कनिष्क ने, है ना। कुंदलवना नियर श्रीनगर, जम्मू कश्मीर। Under the presidency of Vasumitra, Kanishk was a great patron of Buddhism. It was in his council that Buddhism was split into the 2 schools, Hinayan and Mahayan. 2 स्कूलों में यहाँ पर बुद्धिज़्म डिवाइड हो गया था, हीनयान और महायान। और कनिष्क ने चौथी आपकी जो काउंसिल थी वासुमित्रा वाली वो करवाई थी। कि इसको भाई जो लोग काबिल होते थे उनकी इज्जत बड़ी करता था कनिष्क, है ना। तो सबसे पहला है अश्वघोष। अश्वघोष एक बौद्ध धर्म का जानकारी रखने वाला था, जिसने गौतम बुद्ध की जो जीवनी थी वो लिखी थी, यानी गौतम बुद्ध के जीवन के बारे में बुद्ध चरिता। और बाद में उसने सुंदरानंद को जो संस्कृत काव्य था उसकी भी संरचना की थी। इसी के टाइम पीरियड पे इसी के एक मिनिस्टर थे चरक, जिन्होंने मेडिसिन्स के बारे में लिखा था, फादर ऑफ आयुर्वेदा जिसको बोला जाता है ना। और उन्हीं ने चरक संहिता लिखी थी और सुश्रुता लिखी थी, 2 किताबें और लिखी थी। वासुमित्रा इन्हीं के टाइम पीरियड पे थे, जो एक बहुत अच्छे फिलोसोफर थे, है ना, जिन्होंने बुद्धिस्ट इंसाइक्लोपीडिया लिखी थी जिसका नाम था महाविभाषा, बुद्धिस्ट साइक्लोपीडिया का। नागार्जुन भी इन्हीं के टाइम पीरियड पे थे। नागार्जुन को बोला जाता है भारत का आइंस्टाइन, बहुत अच्छे साइंटिस्ट थे, बहुत अच्छी चीज़ें उन्होंने बताई। इन्होंने बताया कि प्रजनन परिमाता सूत्रा क्या होता है, द ग्रेट एक्सपोनेंट ऑफ महायान डॉक्ट्राइन एंड प्रोपाउंडेड द मध्यमका ऑल्सो नोन एज। भाई इन्होंने बोला था कि जो गौतम बुद्ध है ना,
नागार्जुन ने, वो मिडिल पाथ के लिए बात करते हैं, ना तो हीनयान के लिए ना महायान के लिए। एक और थे भैया आपके मथारा, इनका मेन जो स्पेशलिटी थी वो क्या थी कि इंटेलिजेंट बहुत ज़्यादा थे। फिर है एगेसलियस, ये एक ग्रीक इंजीनियर थे जिन्होंने उस टाइम पर बहुत सारे स्तूपा बनवाए थे, है ना। स्पेशली आपका कौन सा, पुरुषापुर में जो स्तूपा बना था आपका पेशावर में, वो वाला। अब कनिष्क ने गांधारा आर्ट को प्रमोट किया, मथुरा स्कूल ऑफ स्कल्पचर्स को प्रमोट किया। और एक चीज़ देखने को मिलती है कि हमें जो मथुरा के अंदर एक ये स्टैचू देखने को मिलता है, ये कनिष्क का स्टैचू है। इसके ऊपर का तो सर्वाइव नहीं कर पाया, है ना, बट नीचे का सिर्फ बचा हुआ है, जिसके अंदर हमें बड़े बड़े बूट्स, एक लॉन्ग कोट, 2 तलवारें देखने को मिलती हैं, है ना। और कनिष्क ने उस टाइम के सिल्क रूट को कंट्रोल किया था। सिल्क रूट क्या था? सिल्क रूट था जो चाइना से शुरू होकर रोमन एम्पायर तक जाता था, वेस्टर्न एशिया तक एक ट्रेड रूट था, है ना। चाइना से कोई चीज़ सेंट्रल एशिया में आएगी, सेंट्रल एशिया से अफगानिस्तान, फिर ईरान, फिर वो जाएगी आपका वेस्टर्न एशिया के अंदर। इस पूरे के पूरे पर मोस्टली कंट्रोल किसका था? कनिष्क का था। तो बहुत सारा पैसा कमाता था ये ट्रेडिंग रूट को कंट्रोल में कर कर, क्या उससे ड्यूटीज लेता था, टैक्स लेता था लोगों से बीच में। अनदर स्ट्राइकिंग एस्पेक्ट्स ऑफ कनिष्क पर्सनैलिटी वाज के ये कनिष्क की एक बात क्या थी, जो भी अच्छे राजाओं के नाम आप सुनेंगे उनमें एक चीज़ बहुत अच्छी मिलेगी कि वो सभी धर्मों को एक समान मानते थे। वो चाहे अशोक हो, चाहे कनिष्क हो, समुद्रगुप्त हो, है ना, या आपका अकबर हो। हाँ हाँ हाँ। और इसने सारे के सारे ट्रेडिशंस को, या जैसे शिवा, बुद्धा और ग्रीक वाले जो गॉड्स थे, ग्रीक के भगवान थे, उनको भी इन्होंने प्रॉपर इज्जत दी। जैसे हेलियसिस जो आपके सूर्य देवता जैसे माने जाते हैं, सेलेनन जो मून आपकी चंद्रमा की देवी मानी जाती हैं, है ना। और वेस्टर्न एशियन जो आपके गॉड्स थे, पर्शियन गॉड्स, उनको भी ये इक्वल इज्जत देते थे भाई। आपके जैसे अताश, अताश का मतलब होता है अग्नि के देव, है ना। मिथ्रा मतलब सूर्य देव। तो बीइंग ए बुद्धिस्ट स्कॉलर और अब बौद्ध धर्म को मानने के बाद भी ये सभी धर्मों को एक जैसी इज्जत देते थे। अब कुषाण के लास्ट वंशज, है ना, और जिसने कनिष्क के बाद तुरंत क्या करा था, राज्य संभाला था, उनका नाम था वासुदेव टू। ये कनिष्क के बाद वाले सीधे राजा थे, है ना, वशिष्का, हविष्का, कनिष्का टू। बट इनमें से किसी ने भी अच्छे से काम नहीं किया, है ना, या अपने एम्पायर को संभाल नहीं पाए। वासुदेव वन, बट जो लास्ट रूलर थे वासुदेव, उनके बारे में पढ़ते हैं सीधा, है ना। कुशान्स वर टोटली इंडियनाइज। हमने देखा कि इतनी सब राम कहानी होने के बाद भी ये कहाँ से आए थे, बौद्ध धर्म को अपनाया, ये कंप्लीटली हमारे कल्चर के साथ मिल गए और हमारे साथ इंटरमिंगल हो गए। आज के दिन हमें पता नहीं लग सकता कि कौन कुषाण वंश से बिलोंग करता है और कौन यहाँ का लोकल है। सो इस प्रकार ही हमारे लोगों के साथ मिल चुके थे, है ना। धीरे धीरे टाइम पीरियड के साथ इनकी जो पावर्स थी वो डिक्लाइन हो गई, और इनके जो कुषाण के बाद जो पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी बनी, छोटे छोटे इलाकों में जो नॉर्थ इंडिया डिवाइड हो गया, वो कुछ इस प्रकार हुआ कि जो शाका क्षत्रपास थे वो वेस्टर्न और सेंट्रल इंडिया के अंदर देखने को मिलेंगे हमें। फिर अर्जुन्यास भरतपुर और अलवर वाले इलाके में देखने को मिलेंगे, है ना। वहीं पे इसको एक बार बता देता हूँ मैं मैप में, ताकि लंबे टाइम पीरियड तक याद रहेगा। ये आपका प्रेजेंट डे जो इंडिया है वो ऐसा कुछ दिखता है भाई, है ना। अब जो वेस्टर्न और सेंट्रल इंडिया वाला पार्ट है ये वाला, इस पे राज करेंगे जो शाका क्षत्रपास थे वो, है ना। और जो भरतपुर और अलवर वाला इलाका है, ये वाला भरतपुर और अलवर वाला सेकंड वाला, ये फर्स्ट वाला हो गया आपका, है ना। इस पे राज करेगा अर्जुनियानास। पंजाब और इसका कुछ पोर्शन जो राजस्थान से मिलता है, पंजाब और राजस्थान का कुछ पोर्शन, पंजाब और राजस्थान का पोर्शन थर्ड वाला, इस पे
मल्लवाज आपके जो हैं वो रूल करेंगे। वहीं पर जो ईस्टर्न पंजाब वाला इलाका है ये वाला, यहाँ पर आपका जो यहूद दियाज हैं वो रूल करेंगे। इसी में कुछ पार्ट यूपी का और जोड़ लो। नागा किंग्स पद्मावती रीजन के पास, यहाँ पर आपका ये नागा किंग्स 5वें वाले। जैसे ही आपके कुषाण वंश का पतन शुरू होगा, ये 5 भाग में भारत का साम्राज्य विभाजित हो जाएगा। फिर शाका सत्रपास ऑफ वेस्टर्न इंडियाज। अब जो हमने 5 डिवाइड करके पढ़े उनको देखते हैं, है ना। साइतो-पर्शियन रूलर्स, द क्षत्रपास, वाइसरॉय एंड द महाक्षत्रपास, सबऑर्डिनेट रूलर। इन द अर्ली सेंचुरीज there were 2 important lines of Kshatrapas under the Kshatrapas and the Kardamakas, who continued to have a hold over the parts of western India during and after the Kushan's period. कुषाण के टाइम पीरियड पे भी एक तो छोटे छोटे हमने स्टेट्स लाइक डिवाइड कर रखा था, और उस हर स्टेट पे एक जो गवर्नर होता था वो रूल करता था, है ना। उस गवर्नर का नाम क्या होता था? क्षत्रपास। वैसे ही डायरेक्ट रूलर के बाद ये तो क्या हो गए? क्षत्रपास हो गए। ये सब क्या हो गए? क्षत्रपास, 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 क्षत्रपास और क्षत्रपास। बट डायरेक्ट रूलर के नीचे एक इंसान होता था महाक्षत्रपास, जो 2 या 2 से ज़्यादा क्षत्रपास को डील करता था। उसको क्या बोलते थे कि वो रूलर का ही छोटा भाई है, छोटा पार्ट है, ठीक है, भाई नहीं बोलेंगे। इन द अर्ली सेंचुरीज फिर देखा कि जो ये क्षत्रपास है ना, ये छोटे छोटे, ये भी 2 टाइप से डिवाइडेड हैं। एक तो हैं कर्दमकास, है ना, और दूसरे हैं आपके क्षत्रपास। ये इतने कंफ्यूजिंग नाम है, इसको याद करना नहीं होता, इसको सिर्फ अपना एक बार नोट्स से पढ़ लेना बस, और कुछ नहीं काम आने वाले ये, राइट। अब ये जो आपके हमने पढ़ा था क्षत्रताज, है ना। द प्रोमिनेंट रूलर्स बिलोंगिंग टू दिस डायनेसिटीज इंक्लूड भूमक, जो 78 AD में आएगा। ये कनिष्क से सीधा तालमेल लगता था, कनिष्क को अपना राजा मानता था, उसके सबऑर्डिनेट काम करता था। इसके नाम के कॉइन्स मिलते हैं, लीजेंड्स ऑफ ब्रह्मी और खरोष्टी, 2 भाषाओं में मिलते हैं, ब्रह्मी और खरोष्टी में। और मालवा, अजमेर और जो कोस्टल इलाका था आपका गुजरात का, वहाँ पर ये रूल करता था भाई। वहीं पे इसके बाद देखने को मिलता है हमें भूमक के बाद नहापन्ना। नहापन्ना कब से कब करेगा आपका? 119 से लेकर 125 AD तक। इसका मेन जो बोला जाता है, इसने पहली बार राजन नाम का टाइटल लिया था, और इसी के टाइम पीरियड पर जो आज के दिन हमें दोहा इलाका है, मिन्ननगढ़, वहाँ पर इसका जो कैपिटल थी उसको बोला जाता है। और इसी के टाइम पीरियड पर पूरे के पूरे मालवा, गुजरात, राजस्थान वाले इलाके को इसने यूनाइट करके एक राज्य में बना दिया था भाई, शाका क्षत्रपास। और ये सीधा सीधा कॉन्फ्लिक्ट में आया था सतवाहनाज के साथ। सतवाहनाज कौन थे? बताया था ना आपको, जो कण्व के बाद, शुंग के बाद सेंट्रल और पाटलिपुत्र वाले इलाके में तो कण्व रूलर्स आएंगे, यहाँ पे नीचे सतवाहनाज आए जाएंगे। तो ये है यहाँ पर, तो सतवाहनाज के साथ इनकी तो नोकझोंक होगी, और सतवाहनाज में भी किसके साथ? गौतमी पुत्र सतकर्णी के साथ। और माना जाता है कि गौतमी पुत्र सतकर्णी ने ही नहापन्ना को मार दिया था, राइट। अब पहले वाला टाइम तो देख लिया हमने, अब है कर्दमकास। कर्दमकास आर द अनदर लाइन ऑफ शाका क्षत्रपास, उनका ही एक दूसरा पार्ट है। इसमें सबसे पहला राजा आपका चस्ताना, है ना, 120 AD के अंदर आया। ये 120 AD के अंदर इसकी जो कर्दमका डायनेसिटी थी, इसका फाउंडर बोला जाता है चस्ताना को, जिसने सिंध वाले इलाके पे रूल किया, है ना। कुषाण का चेला था वही, है ना, कुषाण के अंडर काम करता था। और जितनी भी आपकी
नीचे की साउथ वेस्टर्न प्रोविंसेस थी कुषाण की, उन सबको ये संभालता था। कदम आकाश हैड practice of senior Mahashatrapas and junior Kshatrapas rulers. For instance, during the lifetime of Chastana, the Mahashatrapa, his son Jaidamana, and later his grandson Rudraman I were Kshatrapas. भाई जब तक ये जिया चस्ताना ये महाक्षत्रपास रहा, पर इसके मरने के बाद इसका बेटा जयदमन और इसका पोता रुद्रमन क्या रहे, क्षत्रपास रहे, रूलर का छोटा भाग नहीं रहे। ही वॉज सक्सीडेड बाय हिज मोस्ट फेमस रूलर ऑफ हिज डायनेसिटी एंड हिज ग्रैंडसन रुद्रमन। इसके मरते ही इसके बाद जो इस इलाके का राजा बना वो बना रुद्रमन प्रथम। तो रुद्रमन वन आपका 130 एडी से 152 एडी तक रूलर करेगा, जिसमें सबसे फेमस शाका क्षत्रपास का रूलर ये रहेगा, है ना, लगभग 158 एडी तक, ठीक है, 152 एडी। हिज एम्पायर वाज स्प्रेड ऑलमोस्ट होल वेस्टर्न इंडिया, दैट इज सिंध, गुजरात, कोंकण, नर्मदा वैली, मालवा, कथिवार, एक्सेप्ट नासिक एंड पुणे। नासिक और पुणे को छोड़ के मोस्टली जितना भी वेस्टर्न इंडिया है ना, उसमें रुद्रमन वन का राज रहेगा। ही इज़ फेमस इन हिस्ट्री बिकॉज इसने सुदर्शन लेक जो चंद्रगुप्त मौर्य ने बनवाई थी उसको इसने ठीक करवाया था, रिपेयर करवाया था, और जो आपका सेमी एरिड कथियार नाम की जगह पर रहती है। और इसने इस पूरी कहानी को अपना जूनागढ़ के इंस्क्रिप्शन के अंदर लिखवा रखा है, जिसके अंदर हमें जो तिथि देखने को मिलती है, टाइम देखने को मिलता है, वो 72 तो शाका कैलेंडर के अकॉर्डिंग और क्रिश्चियन कैलेंडर के अकॉर्डिंग 150 एडी के अंदर हमें देखने को मिलता है। और मोस्टली जो इसके इंस्क्रिप्शंस थे वो संस्कृत और प्राकृत के अंदर देखने को मिलते हैं अपने, है ना। और इसकी और अचीवमेंट क्या क्या थी, इसने जितने इंस्क्रिप्शंस लिखवाए, है ना, जिसको इसने हराया, गौतमी पुत्र सतकर्णी, सतवाना वंश के जो राजा थे, है ना, सतवानाज, उसको इसने हराया था। बाद में सतवाना अपने आप को दक्षिण पथ भी बोलते थे कि साउथ का पूरा मैं रूलर हूँ, और वहीं पे सतवाना किंग गौतमी पुत्र सतकर्णी का जो बेटा था वशिष्ठ पुत्र पुलवामी भी अपने आप को गौतमी पुत्र सतकर्णी को हराने के बाद इसने क्या किया, जो रुद्रमन की बेटी थी, इसकी बेटी, इसने अपनी बेटी की शादी किससे करवा दी थी, इसके बेटे से, गौतमी पुत्र सतकर्णी से, जिसका नाम क्या था, वशिष्ठ पुत्र पुलवामी। विश्वसेन द लास्ट क्षत्रप रूलर हु रूल्ड एट द एंड ऑफ 3rd century BC एंड बिलोंग्ड टू द चस्ताना लीनेज। जो इस लीनेज का लास्ट रूलर था उसका नाम था विश्वसेन, है ना। यहाँ पर आपके चस्ताना वंश का खात्मा होता है। अब इसका इम्पैक्ट और क्या रहा हमारे देश में आने का, ये शाकाज और कुशांस का आने का। सबसे पहली चीज़ क्या थी कि हमने इनसे पोट्री सीखी, यानी बर्तन बनाने सीखे, और जितने भी जो मूर्तियाँ बनाने का मेन काम था वो इनसे सीखा था। हमने पकी हुई ईंटें बनानी इनसे सीखी मेजरली, और रूफ के ऊपर ईंटों का लगाना आपने पहले देखा होगा कि पहले क्या होता था, लकड़ी की, है ना, पिलर्स के ऊपर छत टिकी रहती थी, जिसको हिंदी में कड़ी बोलते हैं, कड़ी। उन दो कड़ियों के बीच में एक ईंट रखी जाती थी, इतने डिस्टेंस पे होती थी वो कड़ी, यहाँ पे उनके बीच में एक एक ईंटें। वही सेम चीज़ फर्श पर ईंटें बिछाने का काम भी इनके टाइम पीरियड पर ही आया था, है ना। और इनके टाइम पीरियड पे जो रेड पोटरी थी, लाल कलर के आपने देखे होंगे ना मटके, जो आज भी देखने को मिलते हैं, वो भी इन्हीं से शुरुआत होता। ट्रेड और एग्रीकल्चर थोड़ा सा और इम्प्रूव हो गया था इनके टाइम पीरियड में, है ना। और इन्होंने काफ़ी दुनिया के साथ ट्रेड किया, और बोला जाता है कि इनके टाइम पीरियड पे दुनिया भर का सोना इंडिया के अंदर आ गया था और इकट्ठा हो गया था, राइट। फिर देखने को मिलता है मिलिट्री नॉलेज एंड इक्विपमेंट। बता चुका हूँ कि घोड़ों को सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करना इन्होंने शुरू किया था लड़ाई के अंदर, और घोड़ों के जो पैर रखने के हुक्स बनाते हैं, है ना, लिखा भी होगा ना इसमें,
टो स्ट्राइप्स, टो स्ट्रिप्स है ना, टो स्ट्रिप्स इन्होंने यूज़ करना शुरू किया था। और वहीं पर घोड़े के ऊपर जो काठी होती है, सैडल्स, वो लेके आए थे। हेलमेट का इन्होंने इस्तेमाल करना शुरू किया था लड़ाइयों के अंदर, कि कोई अटैक करे तो उससे बचा जा सके। वहीं पे लंबे लंबे जूते पहनना इन्होंने ही शुरू किया था। उसी के बाद जितने भी फाइटर्स होते थे उनके लिए लेदर के जूते बनवाए इन्होंने। तो ये सब था आपका मिलिट्री नॉलेज और इक्विपमेंट जो हमें इनसे देखने को मिला। एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्गेनाइजेशन, एडमिनिस्ट्रेटिव हमने इनसे सीखा क्या, कि इससे पहले डायरेक्ट सेंट्रलाइज्ड राजा रूल करता था, ये डिसेंट्रलाइज लेके आए। ये अपने नीचे, राजा के नीचे राजा और उनके नीचे गवर्नर टाइप का कॉन्सेप्ट, फ्यूडेटरी, ये लेके आए थे, है ना। कहाँ है फ्यूडेटरी भाई, फ्यूडेटरी वर्ड दिखा देते हैं आपको, ये रहा फ्यूडेटरी ऑर्गेनाइजेशंस, जिससे ये रहे आपको कि हाँ जो इसमें लिखा है वही पढ़ा है ना। ये होता है भाई, जब हम पढ़ते थे हम भी सेम चीज़ फील करते थे अपने टीचर्स के साथ। और इसके बाद क्या है, इंडियन सोसाइटी का चेंज कैसे हुआ, हमने डिफरेंट लैंग्वेजेस सीखी, हमने फूड हैबिट्स सीखी इनसे, और साथ रहेंगे तो कल्चरली बहुत ज़्यादा हम एक दूसरे से सीखेंगे ना भाई, है ना, कैसे बोलना है, कैसे एटिकेट्स, ये सारे हमारे कल्चर के अंदर इनके अवशेष देखने को मिलेंगे। रूलर्स नॉट ओनली अडोप्टेड द इंडियन सोसाइटी, भाई उस टाइम पर क्या था कि जितने भी ये आपके बाहर के रूलर्स आए, ये यहाँ पर आके बस गए और वो भारतीय ही बन के रह गए। यहीं की भाषा सीखी, यहीं का उन्होंने अपना बना लिया, और अपने धर्म को छोड़कर यहीं का जो धर्म था वो इन्होंने अपनाना शुरू कर दिया। वैष्णविज्म को अपना लिया इन्होंने। वहीं पर देखेंगे हम इन द केस ऑफ ग्रीक एम्बेसडर हेलिडोरियस हु सेट अप द पिलर ऑफ ऑनर ऑफ वासुदेव। ग्रीक का कोई एम्बेसडर है, उसका नाम है हेलियोडोरस। वो भारत के किसी भगवान के लिए, है ना, अपना गरुड़ के लिए, गरुड़ जो भगवान है उनके लिए क्या बना रहे हैं, पिलर लगवा रहे हैं। तो अच्छी बात है ना, हमारे कल्चर को वो भी अडॉप्ट कर रहे हैं। वहीं पे हमें कनिष्क का देखने को मिला, है ना, कि उन्होंने बौद्ध धर्म को अपना लिया था। लास्ट में देखने को मिलता है हमारा कि इस टाइम के जो महायान के अंदर देखने को मिलेगी क्या, कि थोड़ी सी नेगेटिविटी आनी शुरू कर दी। जितने मॉन्क्स भिक्षु थे वो नॉनवेज खाना शुरू कर देंगे, वो गिफ्ट्स लेना शुरू कर देंगे, राइट। ये कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा हमारी सोसाइटी के अंदर। ये हीनयान को और महायान को डिफरेंसेस बता रखे हैं, ये हमारा बुद्धिज्म के अंदर बहुत अच्छे से हो चुका है। अब इस क्लास को बोरिंग और ज़्यादा बोरिंग ना बनाकर हम इसको कंक्लूड करने की कोशिश करेंगे। आर्ट और लिटरेचर पे क्या क्या इफेक्ट पड़ा, हमारी आर्ट जो हमने मौर्यन टाइम पीरियड के बाद देखने को मिली, उसमें देखने को मिलेगा क्या, कि स्कल्पचर्स और स्तूपास जो कंस्ट्रक्शन था उसमें थोड़ा सा डिफरेंसेस आएंगे, है ना। स्तूपास में क्या डिफरेंसेस आएगा कि अब एक लार्ज हेमिस्फेरिकल डोम बनाते हैं, है ना, जिसके अंदर सेंटर में एक चैम्बर होगा। उस चैम्बर के अंदर हमें बौद्ध धर्म के कोई भी गुरु का अवशेष मिलेंगे। और इस डोम के बाहर क्या है, चारों तरफ घूमने का एक रास्ता है, जिसको हम क्या बोलेंगे, पथ प्रदक्षिणा, क्लॉकवाइज घूमना, ठीक है। और इसके बिल्कुल बाउंड्री में लकड़ी का क्या होगा, बाउंड्री कर रखी होगी चारों तरफ से। जो इसका गेट होगा वो आपका बना होगा पत्थर से, ठीक है, मोस्टली किससे, रेड सैंडस्टोन से। सांची के अंदर देखने को मिलता है हमें ये आपका जो कॉन्सेप्ट है, जो अशोका ने बनवाया था, राइट। इसको 2 बार तोड़ा जा चुका है और 2 बार दोबारा से बनवाया जा चुका है। स्कूल ऑफ स्कल्पचर्स आर्ट, वहीं पे अब देखने को मिलेगा कि क्षत्रपास के कारण हमारे यहाँ पर आर्ट स्कूल का डेवलपमेंट हुआ। कौन सा, मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट, अमरावती स्कूल ऑफ आर्ट और गांधरा स्कूल ऑफ आर्ट, जिसके अंदर हमें इनके इम्पैक्ट्स देखने को मिलेंगे और वहीं पे ग्रीक्स के भी इम्पैक्ट्स देखने को मिलेंगे। अब कुशायन एम्पायर जो था आपका, वो ब्रॉट टुगेदर मेशंस एंड आर्टिशन ट्रेन इन डिफरेंट आर्ट फॉर्म्स। वो अपने साथ काफ़ी ऐसे लोगों को लेके आए थे जो मूर्ति कला में बहुत
विश्वास रखते थे, मूर्ति बहुत अच्छी बनाते थे। तो वहीं पे हमें गांधरा आर्ट के अंदर बुद्धा की एक मूर्ति देखने को मिलती है, जिसके अंदर बुद्धा जी को, ये सारी बातें वही हैं भाई जो मैं बोल रहा हूँ, इतना दिल पे मत लेना कि सर ने ये स्किप कर दिया, कुछ भी कम नहीं बताएंगे आपको, ज़्यादा बेसिक से बता दें। तो उसके अंदर गांधरा आर्ट के अंदर देखने को मिलेगा कि जो बौद्ध गौतम बुद्ध जी हैं, उनको घुंघराले बाल है ना, आंखें बंद, और एक बढ़िया बाइसेप्स वाइसेप्स वाला शरीर दिखा रखा है गांधरा आर्ट के अंदर। वहीं पे जो आपका मथुरा वाला स्कूल है, आर्ट ऑफ स्कूल है, उसके अंदर उनको बिल्कुल सिंपल दिखा रखा है ना, उनके बाल नहीं दिखा रखे। ये पूरा इसके अंदर था आपका जो आर्ट स्कूल वाला था। अब साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर क्या इम्प्रूवमेंट हुआ? इंडियन एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोलॉजी हैज़ एन ह्यूज ग्रीक इन्फ्लुएंस। द टर्म हरोशास्त्र used for astrology in Sanskrit was derived from Greek term horoscope, है ना। The Greek coins which were properly shaped and stamped are the great improvement and punched mark coin. Largest number of copper coins were issued by the Kushans. Working in a glass making during this period was especially influenced by the foreign practices, and no other period in the ancient India did glass making as such progress as in this period. भाई इस टाइम पीरियड पे जो सिक्के बने वो एक पर्टिकुलर शेप के, एक अच्छी स्टैंप, उसके ऊपर हम राजा का फोटो देख सकते हैं एक सिक्के के ऊपर। ये बात चल रही है आज से 2500 साल पहले की, ठीक है। और इसी टाइम पर जो शीशे के चीज़ें बननी शुरू हुई थी वो हमें देखने को मिलेगी। अब है सतवाहनास। अब मुश्किल से 10 मिनट की क्लास हो रहती है, इसमें मेरा साथ देंगे आप, है ना। सतवाहनास। अब सतवाहनास कौन थे? अब मैंने बताया था आपको कि मौर्यन एम्पायर के ख़त्म होने के बाद पुष्यमित्र शुंग यानी शुंग वंश का हमें राज देखने को मिलेगा मौर्यन एम्पायर के बचे हुए इलाके में। तो जैसे ही शुंग वंश के बाद कन्व्स आएंगे, कन्व्स तो नॉर्थ इंडिया पे अटैक कर लेंगे, वहीं पे शुंग वंश के जो नीचे वाला पार्ट है ना, उस पे सतवाहनास आएंगे। डेक्कन एंड सेंट्रल इंडिया, द सतवाहनास सक्सीडेड द मौर्यंस दो आफ्टर द गैप ऑफ ऑलमोस्ट 100 years on the basis of unearthing of many local rulers' coins such as of the Kuru rulers found in Brahmapuri. Local rulers such as Gobhadra, Semigopa, Chimuk, Kamvya, Narana coins found at a different locations. It is generally accepted that after the decline of Maurya and before the advent of Satavahanas, there must have been numerous and political principalities they were ruling in the different part of Deccans. भाई मौर्यन एम्पायर ख़त्म होते ही, है ना, फिर हमें सीधा सतवाहनास के बारे में पढ़ने को देखने को मिलता है डेक्कन वाले इलाके में। तो अब लोगों को डाउट तो हुआ कि क्या 100 साल किसी ने रूल ही नहीं किया। फिर उन्होंने वहाँ की जो मिट्टी थी उसको हटाकर वहाँ पर एक्सकवेशन का काम किया, तो उनको पता लगा कि नहीं, बहुत सारे ये राजा थे ना, चिमू कम, ये राजा राज कर रहा तो था इन्होंने, पर इतना स्ट्रॉन्गली नहीं किया, और हमें उनकी स्ट्रॉन्गली किया भी होगा तो हम उनकी हिस्ट्री को कहीं से भी पढ़ नहीं पाए, डेसिफर नहीं कर पाए, राइट। प्रोबेबली द रथियकास and Bhojikas mentioned in the Ashokan inscription gradually progressed, and the Maharathis and Mahabhoj of pre-Satavahana times. The Satavahanas are considered identical to the Andhras of the Puranas. जो पुराण के अंदर हमें आंध्रा नाम के राजा के देखने का, उन राजा के राजवंश का पता चलता है, उनसे हम इसको कोरिलेट कर सकते हैं, है ना। और आंध्रा जो वर्ड है वो हमें सतवाहना के शिलालेख के अंदर देखने को मिलता है। तो वहाँ से कहीं ना कहीं हमारे पास क्या मिल जाती है कि कंफर्म हो जाते हैं हम कि हाँ, जो आंध्रा हमें पुराण के अंदर देखने को मिलता है वही सतवाहनास थे। और एक इनका शिलालेख है जिसको प्रतिष्ठाना भी बोलते हैं, मॉडर्न जे पैथान में है, गोदावरी के आसपास औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में, जिसमें देखने को मिलता है कि इन्होंने जो आंध्रा है उन्होंने 300 साल रूल किया, है ना।
जिन्होंने कन्वाज को हरा दिया था। कन्वा जो किंग थे, है ना, वासुदेव कन्वा, उन्होंने इनके ऊपर अटैक तो किया था, पर ये इतने स्ट्रॉन्ग थे, दही तोड़ दी उसकी, है ना, राजा इतना बड़ा हूँ मैं राजा। और फिर देखने को मिलेगा कि इनका जो राजवंश था वो सिर्फ डेक्कन और सेंट्रल इंडिया में ना रहकर नीचे वाले कर्नाटका और आंध्र प्रदेश वाले इलाके में भी हो गया था, है ना। ये सीधे सीधे कंपटीटर्स थे शाका क्षत्रपास के। देखने को मिला था ना मैं कि रुद्रमन फर्स्ट के साथ इनकी लड़ाई होती है ना। फिर रुद्रमन वन की बेटी की शादी हो जाती है सतवाना गौतमीपुत्र शतकर्णी के बेटे के साथ, है ना। इनके कुछ आपके सी पोर्ट्स भी थे, कोस्टल एरियाज, बंदरगाह, है ना, भिरुगा चच्छा और सुपारका कल्याण हैव बीन द कंटिन्यूएशन बिटवीन द टू, जिसके हमें अवशेष देखने को मिलते हैं। अब ये बोला जाता है कि जो सतवाहना वंश के राजा थे वो ब्राह्मण्स थे, और वो ब्राह्मण्स होने के साथ साथ टॉलरेंस भी थे। वो बौद्ध धर्म को, जैन धर्म को, सबको एक जैसा मानते थे, कोई भेदभाव नहीं करते थे। ये जो गौतमीपुत्र सतकर्णी थे, इन्होंने तो काफ़ी ज़मीन भी दान की थी। और एक चीज़ और बोला जाती है कि ये सतवाना वंश के ही राजा थे जिन्होंने पहली बार ब्राह्मण्स को दान में ज़मीन या पूरा पूरा गांव देना शुरू किया था, और उस गांव को टैक्स फ्री कर दिया था। ठीक है, ब्राह्मण जैसे वही सेम बात बता रखी है इन्होंने। ठीक है, कि नंगनी का 1st सेंचुरी BC का एक इंस्क्रिप्शन है जहाँ से हमें देखने को मिलता है कि राजा ने अपने बड़ी बड़ी सेक्रीफाइसेस परफॉर्म किए थे सतकर्णी वन ने। और इसके बाद गौतमी पुत्र और वशिष्ठ पुत्र, है ना, वशिष्ठी पुत्र पुलवामी था, गौतमी पुत्र सतकर्णी था, है ना, ये इनके नाम थे, ये इनकी माँ का नाम था। ऑल्दो दे वर नॉट मैट्रिलिनियल और मैट्रियार्कल इन एनी सेंस। भाई रहते तो अपने पापा के यहाँ पे ही थे, वंश तो पापा का ही चला रहे थे, बट नाम किसका यूज करते थे? नाम माता का यूज करते थे। और इन्होंने ब्राह्मण्स और बौद्धिस्ट मोंग को बहुत बड़े बड़े ज़मीन के टुकड़े गिफ्ट में देना शुरू कर दिया था, और उनको हर तरह के टैक्स से क्या था, इम्यूनिटीज़ थी। सबसे पहला इसका फाउंडर कौन है? सतवानाज का फाउंडर है इसके सिमुक, सतवाना वंश के संस्थापक। अशोक के डेथ के तुरंत बाद इन्होंने अपने सतवाना वंश का बोलते हैं कि स्थापना कर दी थी, जिन्होंने काफ़ी सारे जैन और बौद्ध टेम्पल बनवाए। उसके बाद गौतमी पुत्र सतकर्णी ये सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे फेमस राजा थे सतवाना वंश के। 106 से लेकर 130 AD तक इन्होंने रूल किया। ये शाका क्षत्रपास वाले लोगों से, शाका क्षत्रपा के जो रूलर्स थे उनके साथ डायरेक्ट लड़ाई भी लड़ेंगे, है ना, और जीत भी जाएंगे। ये नहीं, वो जीत जाएंगे भाई, रुद्रमन वन जीत जाएंगे इनसे, ये उनसे हार जाएंगे, है ना। और बहुत ऊंचाइयों तक लेके गए थे गौतमीपुत्र सतकर्णी अपने वंश को। ये कहीं कहीं पर अपने आप को जो शाका क्षत्रपा हैं उन्हीं के वंशज भी बताते हैं। और हमें बहुत सारे इनके कॉइन्स देखने को मिलेंगे। कहाँ पर? मोर देन 8000 सिल्वर कॉइन्स नहापना में। और ही ऑल्सो रेस्टेड इन मालवा, कथियारस, है ना, हर जगह पे इनके जो रिमेन्स हैं वो हमें साउथ इंडिया के अंदर देखने को मिलेंगे। और इनकी जो सबसे बड़ी अचीवमेंट है वो क्या है कि इनका बेटा पुलमाई टू राइन इन द नासिक, destroyer of the Shakas, Pallavas and Yavanas, the uprooters of Kshatrapas and the restorer of the glory of Satvanas। बोला जाता है कि इन्होंने इनके आसपास के जितने भी, थक गया अभी, है ना, बोल बोल के, 1 मिनट का रेस्ट लेते, पानी पी लेते हैं। जितने भी इनके विरोधी थे, एनिमीज थे, सबको हरा दिया था इनके बेटे ने। बोला जाता है कि इनकी जो लेगेसी थी उस लेगेसी को कंटिन्यू किया था। ये पहले बता चुके हैं कि बहुत सारी ज़मीन इन्होंने बौद्ध धर्म के लिए और पंडितों को गिफ्ट में की थी। जो बौद्ध धर्म के लिए की थी, है ना, उसमें जो
बाबा जी थे बौद्ध धर्म के, उनका नाम था महासम्मगिकाज, है ना। कार्ले नाम का गांव गिफ्ट किया था, कार्ले इंस्क्रिप्शन, जिसके अंदर बोला जाता है काराजी का जो पूरा पूरा गांव की ज़मीन थी पुणे के अंदर, वो बौद्ध धर्म के भिक्षुओं के नाम कर दी थी। और नासिक इंस्क्रिप्शन के अंदर देखने को मिलता है कि 18 साल जब गौतमीपुत्र सतकर्णी ने राज किया तो बहुत सारी ज़मीन के टुकड़े इन्होंने नापना सन इन लो उष्वादत्ता को गिफ्ट कर दिए थे। ही अज्यूम्ड द टाइटल ऑफ राजा राजा एंड महाराजा, ये अपने आप को इसने टाइटल दिया था, राजा राजा और महाराजा, ठीक है। इन द लेटर पीरियड ऑफ हिज राइन ही प्रोबेबली लॉस्ट सम ऑफ द कॉन्कर्ड क्षत्रपा टेरिटरीज। भाई बताया था ना कि जब ये रुद्रमन 1 के साथ लड़ा था तो हार गया था, और जिसका जिक्र जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन के अंदर हमें देखने को मिलता है। और फिर क्या हुआ था, इसके बेटे के साथ रुद्रमन 1 की बेटी की शादी हो गई थी, इसके साथ वशिष्ठ पुत्र पुलवामी 130 से 154 एडी तक जिनका रूल रहा था, है ना, इन्हीं ने रुद्रमन 1 की बेटी के साथ शादी रचाई थी। इस कॉइन्स, इनके सिक्के आंध्रा में मिलते हैं, है ना। और द शाका क्षत्रपास ऑफ वेस्टर्न इंडिया रिकवर्ड सम ऑफ देयर टेरिटरी ड्यू टू हिज एंगेजमेंट इन द ईस्ट। जब ये ईस्ट में लड़ रहे थे तो शाका क्षत्रपा के लोगों ने इनके कुछ इलाके को कब्जा कर लिया था दोबारा से। अकॉर्डिंग टू जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन ही मैरिड द डॉटर ऑफ रुद्रमन 1, ये पहले ही बता चुके हैं आपको। और इसके टाइम पीरियड पे ये किश्ती जैसा आकृति के हमें सिक्के मिलते हैं, तो जिससे हमें पता लगता है कि ये नावों के बहुत शौकीन थे, है ना। फिर आता है यजना श्री सतकर्णी 165 टू 194 एडी। ये वन ऑफ द लेटर किंग हु रिकवर्ड नॉर्थ कोंकण एंड मालवा फ्रॉम द शाका रूलर्स। कोंकण आपका वेस्टर्न साइड का जो एक पोर्ट इलाका है वो। लवर ऑफ ट्रेड एंड नेविगेशन एज एन एविडेंट फ्रॉम द मोटिव्स ऑफ शिप ऑन हिज कॉइन्स। इनके सिक्के पे हमें शिप का फोटो देखने को मिलता है। लास्ट पेज बचता है इसलिए कंटिन्यू कर रहा हूँ, बहुत ज़्यादा मतलब फेस मसल्स में दर्द हो रहा है, राइट। द सक्सेसर ऑफ यजन श्री सतकर्णी इंक्लूडेड गौतमी पुत्र विजय सतकर्णी, चंदा सतकर्णी, वशिष्ठ पुत्र विजय सतकर्णी, पुलवामी एंड हाला, probably the 17th king in the line. Also a great poet and author, the Gatha Satasai, which is a collection of 700 erotic poems in Maharashtriya Prakrit dialects. In the mid of 3rd century Common era, the Satavahanas dynasty came to an end. ये मर गए भाई, इनका राजवंश खत्म हो गया, है ना। इनके बाद कंटिन्यू करेंगे कौन, वकाटकास। जैसे ऊपर अब कुशान्स के बाद गुप्ताज आएंगे, वहीं पे अब साउथ में सतवाहनास के बाद वकाटकास आएंगे, जो नेक्स्ट चैप्टर है अपना, गुप्ताज एंड वकाटकास, राइट। सो वकाटकास इन द डेक्कन एंड द कदम्बाज इन मैसूर एंड अभिराराज इन महाराष्ट्र एंड इशुकुलुस इन आंध्र एमएज एज द मेन रूलर्स। इनका खत्म होने के बाद साम्राज्य छोटे छोटे भागों में जो विभाजित होगा वो कुछ उस प्रकार होगा जो हमने इससे पिछले वाली स्लाइड में आपको बताया, है ना। इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ सतवाहनास, पॉलिटी एंड एडमिनिस्ट्रेशन। सतवाहना किंग वाज रिप्रेजेंटेड एज एन अपहोल्डर ऑफ धर्म, धर्म को मानने वाला, है ना, अपने आप को धर्म शास्त्र के अकॉर्डिंग चलाने वाले राजा ये बताते थे भाई, है ना। और बोलते थे ये कि हम सुपर नेचुरल पावर्स को हम मानते हैं और राम, अर्जुन, भीम, इन सब को हम अपना भगवान की तरह पूजते हैं भाई। द सतवाहनास रिटेन सम ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन। इनका भाई जब अशोका ने इनके ऊपर राज किया था, इनकी जगह के ऊपर राज किया था, तो जब हमारा जो अभी प्रेजेंट डे पॉलिटिकल सिस्टम है वो ब्रिटिश से काफ़ी मिलता है। क्यों? क्योंकि उन्होंने हमारे ऊपर राज किया है, तो अशोक ने इनके ऊपर राज किया था, तो इनका पॉलिटिकल सिस्टम, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम अशोका से कहीं ना कहीं इंस्पायर्ड रहेगा, राइट। देवर ऑफिसर्स कॉल्ड अमात्याज एंड महामात्याज। जो मिनिस्टर्स होते थे उनको मात्याज और महामात्याज कहा जाता था।
देश को डिवाइड कर रखा था इन्होंने। द किंगडम वॉज डिवाइडेड इनटू सब डिविजन्स, राष्ट्र मीनिंग डिस्ट्रिक्ट, वे देर वर ऑल्सो ऑफिसर्स कॉल्ड महामात्यास, जिनको मिनिस्टर्स कहा जाता था। बट अनलाइक मॉडर्न टाइम्स मिलिट्री एंड फ्यूडल ट्रेड्स आर फाउंड। भाई टाइम पीरियड चेंज हो गया। तो मैंने बताया था कि आफ्टर इंडो ग्रीक्स के बाद हमारे यहाँ पर डिसेंट्रलाइजेशन हो गया। तो हमें यहाँ पर भी मौर्यन एम्पायर के अगेंस्ट अलग डिफरेंस क्या देखने को मिलेगा, यहाँ पे डिसेंट्रलाइजेशन देखने को मिलेगा। यहाँ पर सेनापति होता था, है ना, जिसको अपॉइंट करते थे राजा खुद। ट्राइबल पीपल्स के लिए एक अच्छा खासा अलग से सिस्टम था जो कंट्रोल में रहते थे मिलिट्री के, है ना। लोवेस्ट लेवल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, गांव में एक सबसे छोटे लेवल का हमें क्या देखने को मिलेगा, एडमिनिस्ट्रेशन देखने को मिलेगा, जिसमें गोलमिका यानी विलेज का जो सरपंच है उसको गोलमिका कहा जाता था। और हर गांव के सरपंच को 9 तो रथ रखने पड़ते थे, 9 चैरियट्स, 9 हाथी, 25 घोड़े और 45 पैदल सवार सोल्जर्स रखने पड़ते थे। मिलिट्री करेक्टर इनका जो था वो कताका और सकधवराज के इंस्क्रिप्शंस में हमें देखने को मिलता है। ये सारी बातें लिखी हुई हैं, है ना। और जो टोटल आपका सिनेरियो था मिनिस्टर्स का, राजा का, सबसे टॉप पर रहता था राजा, है ना, जिसके नाम पर आपके कॉइन्स बनाए जाएंगे। फिर होता है महाभोज यानी सब ऑर्डिनेट रूलर। फिर था सेनापति, छोटे छोटे। रेवेन्यू जो कलेक्ट होता था वो कैश और काइंड, या तो नगद सिक्के दे दो या आपने जो अनाज उगाया है उसके रूप में आप रेवेन्यू दे सकते हो, है ना। और सतवाहना किंग ऐसे किंग थे जिनने पहली बार पूरे देश में ब्राह्मण्स को टैक्स फ्री कोई भी लैंड ग्रांट दिया था, या किसी बुद्धिस्ट को भी लैंड ग्रांट दिया था, टैक्स फ्री कोई भी गांव दे देना कि ये धर्म का अच्छे भलाई का काम कर रहे समाज के लिए, तो उसको प्रमोट करने के लिए। मटेरियल कल्चर कैसा था, पूरे इंडिया की तरह इनके टाइम पीरियड पे भी हमारा मेटेरियलिस्टिक वेलबींग चल रहा था। हमें देखने को मिलेगा कि कुएं देखने को मिलेंगे, आपके आर्ट का अच्छा खासा नमूना देखने को मिलेगा, कांच के हमें सिक्के देखने को मिलेंगे, लेड कॉइन्स, है ना। और सारी बातें वही हैं भाई बताई हुई, यूज़ ऑफ कॉइन्स, बर्न्ड ब्रिक्स, रिंग वेल्स, आर्ट ऑफ राइटिंग एंड सो ऑन। वहीं पे 12 हमें कुएं देखने को मिलेंगे करीमनगर के अंदर, है ना। इसी टाइम पीरियड में कृष्णा और गोदावरी के आसपास जो इलाका था उसको बोला गया ग्रेट राइस बाउल, और सतवाहनाज को बोला गया कि ये सबसे अच्छी प्रकार की उस टाइम की क्या उगाते हैं, कॉटन उगाते हैं भाई। सोशल ऑर्गेनाइजेशंस कैसी थी, सिंस द आंध्रास आर आइडेंटिफाइड विद द सतवाहनास, आंध्रा और सतवाहनास को एक ही बोला जाता है, तो मेनली देखने को मिलेगा कि हमें यहाँ पे ब्राह्मणिज्म देखने को मिलेगा, है ना। और यहाँ पर क्या था कि वर्ना सिस्टम जो था वो एक प्राइम ड्यूटी है एक राजा की अपनी जनता से मनवाने की और उसको फॉलो करवाने की धर्म के अनुसार, है ना। और इनके टाइम पीरियड पे ही बोला गया कि जो वैष्णविज्म है, यानी विष्णु जो अपने भगवान है विष्णु और कृष्णा, इनको ज़्यादा फॉलो करने की प्रथा थी। और फीमेल्स की काफ़ी अच्छी खासी कंडीशंस थी, क्योंकि माता के नाम पर ही जो राजा था वो अपना नाम रखता था। नागा अर्जुन कोंडा और अमरावती, आंध्र प्रदेश के जो 2 इलाके हैं, वहाँ पे हमें बौद्ध धर्म का बहुत सारा उल्लेख मिलता है, एविडेंस मिलते हैं। सो आई नो लास्ट में आता तो बहुत बोरिंग हो गया था क्लास, आई एम सॉरी फॉर दैट, बट thank you so much. We finished this lecture on this note. See you tomorrow on the chapter of Guptas and Vakatakas. Thank you.